हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। 11th स्टैंडर्ड का थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आज खत्म कर देते हैं इसको। इस पर एक ही सवाल बनता है और जो ज़्यादा से ज़्यादा सवाल बनते हैं एक्चुअल में देखा जाए तो रॉड जो होता है उससे रिलेटेड उसका लीनियर एक्सपेंशन जो होगा उस पर सबसे ज़्यादा सवाल बन रहे हैं। और सेकेंड कैटेगरी में अगर क्वेश्चन जो आते हैं वो हो गए किरचॉफ्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो ये दोनों सेक्शंस पर आपको बहुत ही बढ़िया कमांड लानी पड़ेगी। और तीसरा जो सेक्शन होगा वो हीट ट्रांसफर थ्रू कंडक्टर होगा, ठीक है। लेकिन बेसिकली यहाँ पर ये जो पार्ट ये सिलेबस का ही पार्ट है, इस पर क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, लेकिन जो भी सवाल बने तो वो जो होता है वो बहुत आसान होता है, इसलिए इसको समझ लीजिए बच्चों। हम लोग टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। थर्मोमीटर के अंदर होता है मर्क्यूरी और मर्क्यूरी रिस्पॉन्ड करता है जैसे अगर हीट सप्लाई हो जाती मर्क्यूरी को तो एज अ मेटल ये एक्सपांड होता है। तो एक्सपांशन की इसकी प्रॉपर्टी इस्तेमाल की जाती है और उस प्रॉपर्टी की हेल्प से हम उस बॉडी में कितना हीट है, मतलब बॉडी कितना ज़्यादा हॉट है या कोल्ड है, ये सारी चीज़ें हम लोग कैलकुलेट कर पाते हैं। तो इस पर टाइम टू टाइम अलग अलग साइंटिस्ट ने काम किया। बेसिकली इस पर जो काम किया वो सेल्सियस ने काम किया। तो ओरिजिनली अगर बच्चों बात करें हम यहाँ पर तो ओरिजिनली सेल्सियस का जो स्केल होगा, कहाँ है भाई, यहाँ पर है, सेल्सियस का स्केल ओरिजिनल होगा। इन्होंने क्या किया, जैसे वाटर की एक बेसिक प्रॉपर्टी है वो ये है कि वाटर फ्रीज भी होता है, मतलब सॉलिड स्टेट में भी है, वाटर स्टेट लिक्विड स्टेट में भी है, और फिर जब बॉईल होना शुरू हो जाता है तो फिर स्टीम वेपर्स में भी आता है। तो इसके कुछ बेसिक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया, मर्क्यूरी इस बल्ब के अंदर डाल दिया और इन्होंने क्या किया, इसको पहले तो आइस, एक कंटेनर लिया जिसमें आइस था, तो आइस फॉर्म हुआ है, जस्ट फॉर्म हुआ है। उस समय मर्क्यूरी जहां सेटल हुआ उसको इन्होंने 0 नंबर दे दिया। फिर जब इसको हीट करा दिया गया तो फिर आइस का कन्वर्शन वाटर में हो जाएगा, फिर ये वाटर बॉइलिंग स्टेज पर आ जाता है। तब ये मर्क्यूरी उन्होंने देखा है कि यहाँ तक राइज हुआ लेकिन इसके ऊपर राइज नहीं हुआ। तो भाई देखो, आइस जब फॉर्म हुआ, फ्रीज हुआ, तब का उन्होंने मार्किंग करा दिया मर्क्यूरी का। और जब उसको हीट सप्लाई कर दिया, हीट सप्लाई करने के बाद में आइस मेल्ट हुआ, उसने और हीट एक्वायर किया, तो वाटर जो है, वाटर का टेम्परेचर बढ़ता गया, ऑब्वियसली हीट सप्लाई हुआ। तो जब बॉइलिंग स्टेज पर आता है तब ये मर्क्यूरी यहाँ जाकर सेटल हुआ, इसको इन्होंने नंबर दे दिया 100। तो ऐसे 100 ग्रेडेशंस में इसको डिवाइड कर दिया, इसलिए इसको सेंटीग्रेड भी कहा जाता था, लेकिन अभी हम उसको सेल्सियस ही बोलने वाले हैं। तो भाई देखो, ये जो 0 है इसका मतलब यहाँ पर देखिए ये फ्रीजिंग ऑफ वाटर वाली सिचुएशन थी, लेकिन टेक्निकली इसको आइस पॉइंट भी कहा जाएगा या फिर लोअर फिक्स पॉइंट। ये तो भाई पॉपुलर है, लोअर फिक्स्ड पॉइंट। तो आपको ये जो 3 वर्ड्स है ध्यान में रखने पड़ेगा अगर इस पर सवाल बनता है तो। ओके, तो देखो कौन सा है, जब आइस फॉर्म होता है तब उस मार्किंग को जैसे सेल्सियस स्केल में 0 मार्क करा दिया है, लेकिन आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग वाटर या फ्रीजिंग पॉइंट बोल दूंगा मैं, आइस पॉइंट उसको कहा जाएगा, या फिर लोअर फिक्स पॉइंट। और जब 100 डिग्री सेल्सियस मतलब बॉइलिंग स्टेज पर था वाटर, तो मर्क्यूरी यहां पर आकर सेटल हो गया, इसको कहा जाएगा बॉइलिंग स्टेज पर अपर फिक्स पॉइंट या फिर स्टीम पॉइंट, ये उसके नाम होते हैं। जब इसी स्केल पर काम किया फ़ारेनहाइट ने, फ़ारेनहाइट का जो स्केल है, तो फ़ारेनहाइट का स्केल में देखो 0 के बजाय 32 का इस्तेमाल हुआ है और बॉइलिंग स्टेज पर 100 की जगह पर 212 का इस्तेमाल हुआ है। इन दोनों का डिफरेंस बच्चों इन्होंने रखा है 180। तो इसके पीछे की हिस्ट्री हमें नहीं समझनी है, हमें सिर्फ हमारा काम निकलवाना है कि भाई ये जो है अगर कन्वर्शन आ जाए कि एक स्केल में से दूसरी स्केल में मुझे जाना हो तो किस तरीके से मैं इसका मॉडिफिकेशन करूँ, उसके लिए मैं आपको शॉर्टकट देने वाला हूँ अभी। तीसरा स्केल बच्चों केल्विन का है, तो आइस पॉइंट को उन्होंने 273.15 बोला है, मतलब मोर एक्यूरेटली अगर मैं लूँ तो एक्चुअल में 273.15 और केल्विन है, और यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस की जगह पर 373.15 केल्विन था, ऐसे था। तो हम लोग कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू 273 ले गए और यहाँ पर 373 ले गए। इनके बीच में अगर आप डिफरेंस देखते हो तो बच्चों ये 100 केल्विन का डिफरेंस आता है, यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आता है, और यहाँ पर 180 डिग्री फ़ारेनहाइट का फ़र्क आता है।
तो देखो डिग्री फ़ारेनहाइट लग चुका है, डिग्री सेल्सियस लग चुका है, और यहाँ पर डिग्री केल्विन बिल्कुल नहीं बोलना होता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको बोलना है केल्विन। गॉट इट? सिर्फ और सिर्फ बोलना है केल्विन। चलो ठीक है, अभी इसके लिए फॉर्मूला देखते हैं। तो बेसिक एक फॉर्मूला है, रीडिंग ऑन एनी स्केल, कोई भी आप सेल्सियस लो, केल्विन लो, या फिर र्यूमर का एक स्केल ले लो, है ना, कौन सा भी स्केल ले लो, या आपके खुद के नाम से कोई एक स्केल आपने डेवलप भी कर दिया तो भी चलेगा। तो देखो रीडिंग है माइनस लोअर फिक्स पॉइंट डिवाइड बाय अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, यह हमेशा कांस्टेंट रहेगा स्केल टू स्केल। एज एन एग्जांपल देख लो, हम लोग जैसे सेल्सियस में मेजर कर रहे हैं, मान लीजिए मैंने 20 डिग्री सेल्सियस, 25, ये ऑड नंबर है, तो इस ऑड नंबर को देखो सेल्सियस में हमने सी बोल दिया। गॉट इट? तो यहां पर सी बोल दिया, सी माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, देखो लोअर फिक्स पॉइंट 0 है, अपर फिक्स पॉइंट देखो क्या है 100 है, और लोअर फिक्स पॉइंट 0 है, तो 100 माइनस 0 ये 100 ही दिखाएंगे। फिर देखो फ़ारेनहाइट में जो नंबर आएगा उसको हम लोग एफ बोल देंगे, लोअर फिक्स पॉइंट को 32 है ना, यही था, अपर फिक्स पॉइंट 212, लोअर फिक्स पॉइंट 32। केल्विन की स्केल में देखो के बता दिया हमने, लोअर फिक्स पॉइंट 273.15, 373.15 अपर फिक्स पॉइंट, लोअर फिक्स पॉइंट डाल दिया। या फिर र्यूमर का एक स्केल था तो R माइनस 0 डिवाइड बाय 80 अपर स्केल था और ये 0। अच्छा, अभी आपको लगेगा कि यार ये कहाँ से आ गया, तो भाई इतना दिमाग ना लगाओ, ये दिया जाता है अगर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए तो। हाँ, इसमें एक पॉपुलर क्वेश्चन होता है जैसे फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड होता है, तो मैं यहाँ डाल देता हूँ इसमें, जैसे कि इसको एक टी टेम्परेचर ऑफ फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट डिवाइडेड बाय अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, ये यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। ये क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। जैसे हमने कोई एक टेम्परेचर थर्मामीटर ले लिया, तो थर्मामीटर आइस पॉइंट पर कितना दिखाना चाहिए, 0। सेल्सियस वाला जो टेम्परेचर थर्मामीटर हमने लिया, आइस पॉइंट पर 0 दिखाना चाहिए। लेकिन शायद ये फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट 0 की बजाय, मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया गया कि नहीं ये 0 की बजाय 5 दिखा रहा है, तो आप लोअर फिक्स पॉइंट पर 5 लिख दो। जब बॉइलिंग स्टेज आती है तो मान लीजिए हमें 100 दिखाना था, है ना, 100 दिखाना था, अपर फिक्स पॉइंट 100 होता है, लेकिन जो फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट आया है उस पर 100 की जगह पर ये 90 कैलिब्रेटेड 90 नंबर ही दिखा रहा है। तो हुआ क्या, वो फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट में लोअर फिक्स पॉइंट जहाँ 0 होना चाहिए था वहाँ गलती से आ गया 5, जहाँ पर अपर फिक्स पॉइंट पर 100 आना चाहिए था वहाँ पर मान लीजिए आ गया 90, तो ये वैल्यू रख दो। तो भाई अगर ओरिजिनल थर्मामीटर मुझे 20 डिग्री सेल्सियस दिखाता है तो ये फॉल्टी मुझे क्या दिखाने वाला है, या फिर फॉल्टी मुझे कोई एक नंबर दिखाने वाला है, तो उसका ओरिजिनल वैल्यू क्या होने वाला है। तो आपको सारा इक्वेट करा के दे दिया है, इसका सिर्फ प्रॉपर इस्तेमाल करते हुए आपको आना चाहिए, ये कर सकते हो आप। अभी चलो आगे बढ़ते हैं, इस पे इतना ध्यान ना दो। इसको क्या किया है, हर एक को 20 से डिवाइड कर दिया, तो 20 100 डिवाइड बाई 20, तो यहाँ 5 डाल दिया। 180 है तो यहाँ डिवाइडेड बाई 20 करा के 9, तो ये नंबर आएंगे, इस पर ना फोकस करो। अभी एज एन एग्जाम्पल देख लीजिए, ग्राफ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अगर सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट कन्वर्शन करना हो तो देखो क्या होता है, हमारे पास फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का तो ये फॉर्मूला था। अब बोलोगे सर वहाँ तो सी इस्तेमाल किया था, तो भाई चलो ठीक है, देखो इसकी जगह पर मैं एफ इस्तेमाल करूँ, -32 डिवाइडेड बाय ये 180 हो जाएगा। यहाँ पर कितना था, सी था, डिवाइडेड बाय 100 था। गॉट इट? यही तो चीज़ चल रही है भाई। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो एफ की जगह पर टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट बोल दिया, हमें समझने के लिए बेटर हो जाएगा। टेम्परेचर इन सेल्सियस हो गया, तो देखो क्या होगा, रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। तो आपको ना ये 2 कॉलम उठाने पड़ेंगे, इनको दोनों को उठाना पड़ेगा, इन दोनों को इक्वेट करा के उठा लो, तो ऐसे कुछ दिखने वाला है। फिर उसके बाद तो सॉल्विंग वाला प्रोसेस है ना, मैंने यहाँ पे करके दे दिया है। तो देखो 180 इधर आ गया, ये t-32 इधर आ गया, 180 डिवाइड बाई 100 या 9/5 होता है, और ये TC है, इसको अरेंज करा दो। लर्न करने की ज़रूरत नहीं बच्चों, इसको फोकस करो, इसको फोकस करो, ये जो है इस पर फोकस करो। TF इक्वल टू 1.8, TC ये 32 इधर आ गया। चलो ठीक है, ये समझ लो। इसको अगर मैं इक्वेट करा देता हूँ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से, देखो ये क्या होता है, ये y एक्सिस है, इसको स्लोप डाल देता हूँ, ये है ना x एक्सिस है, और ये प्लस C है। तो y एक्सिस पर मान लीजिए फ़ारेनहाइट डाल दिया, x एक्सिस पर सेल्सियस डाल दिया, तो ये आपका तो हुआ होगा बेसिक्स में।
कोर्स में कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, m इज अ स्लोप, देखो 1.8 इज अ पॉजिटिव नंबर, तो स्लोप ऐसे बनने वाला है, लेकिन उसकी शुरुआत कहाँ से होगी, c से होगी, मतलब 32 से होनी चाहिए। तो भाई ग्राफ तो ऐसे आ गया, लेकिन 32 से आगे शुरुआत कर दो। ये स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ है, इसको समझ लो। उसके अलावा इस पर जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन यहाँ पर डाल दिया कि ये क्वेश्चन बहुत बेसिक होता है, फाइंड टेम्परेचर एट विच सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल हैव सेम रीडिंग। दोनों का रीडिंग सेम आ रहा है, रीडिंग सेम आ रहा है, दोनों का रीडिंग सेम आ रहा है। तो मैंने क्या किया, वो सेक्शन को उठा लिया यहाँ पर, टी सी -0, 100 -0, टी एफ -32, 212 -32, गॉट इट। तो टी सी वैसे ही, 100 वैसे ही, टी एफ -32, और यहाँ पर 180 डाल दिया। आपको अगर ध्यान में रखना है टी एफ इक्वल टू 1.8, टी सी प्लस 30, वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार बच्चे उसको भूल जाते हैं, इसीलिए मैंने ये मेथड पे ज़्यादा फोकस किया है। तो ये टेम्परेचर इन सेल्सियस और टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट दोनों की वैल्यू सेम बताई है क्वेश्चन में। तो इसको अगर मैं x बोल दूँ तो भाई इसको भी मुझे x बोलना पड़ेगा। ये 100 और 180 में यहाँ पर देखो डिवीजन 1.8 आ गया। भाई इसको सॉल्व करने के बाद में ना ये वैल्यू आ जाती है। तो अभी तो कुछ बच्चों का ऐसा एक्सपीरियंस होता है जैसे ये क्वेश्चन आ गया तो भाई ये थोड़ी ना चेंज होने वाला है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का स्केल जब एक होगा किस वैल्यू पर, तो -40 ये नंबर पर, दोनों आप -40 रख के देखो, आपको सेम रीडिंग मिलने वाला है, सेम टेम्परेचर मिलने वाला है, ठीक है। तो -40, x इज अ -40, गॉट इट। -40 फ़ारेनहाइट या -40 सेल्सियस, दोनों एक ही नंबर मिल रहे हैं यहाँ पर। वैसे ही और एक क्वेश्चन है बच्चों केल्विन से रिलेटेड, तो इस पर भी मैं ज़्यादा अभी बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच वी हैव द सेम वैल्यू ऑफ फ़ारेनहाइट स्केल एंड केल्विन स्केल। तो भाई फ़ारेनहाइट जो था TF -32, यहाँ पर 180, केल्विन में था TK -273 डिवाइड बाय 373 -273, तो भाई यहाँ पर 100 आ गया। इसको आप जैसे भी हो देखो, दोनों की वैल्यू सेम बताइए, तो यहाँ पर मैंने जब x लिया तो यहाँ पर y ले लिया, तो y ये सॉल्व कर लो। ये नंबर ध्यान में रखो 574, या फिर बेटर वे इसका राउंड फिगर भाई ध्यान में रख लो 575। ये नंबर जो है 575, ये जो नंबर है, ये नंबर जो होगा ये फ़ारेनहाइट स्केल में और केल्विन स्केल में सेम आने वाला है। मतलब इस नंबर पे ये दोनों की रीडिंग हमेशा सेम आने वाले, ठीक है, कर सकते हो। उसके बाद में ये सबसे इंपॉर्टेंट, इस पर सबसे ज़्यादा सवाल बनते हैं। वो जो था अभी तक दिखाया हुआ उस पर इतना सवाल नहीं बनने वाला है, तो जो सवाल बनने वाले इस पर बनने वाले। फिर भी बच्चों में ये एक क्वेश्चन करवा लेता हूँ यहाँ पर, इसको आपको सॉल्व करके देखना है, आपको सॉल्व करके देखना है। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। ए फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट, फॉल्टी थर्मोमीटर shows 10 degree Celsius at lower fixed point and ऐसे मान के चलते हैं 90 डिग्री सेल्सियस at upper fixed point. Find the temperature in Celsius when faulty instrument shows 20 डिग्री सेल्सियस। देखो जो फॉल्टी है उस पे रीडिंग तो सेल्सियस में ही दिया है। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे कि टेम्परेचर इन सेल्सियस -0, अपर फिक्स पॉइंट 100 -0 इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ दैट फॉल्टी माइनस इसका लोअर फिक्स पॉइंट क्या है भाई। तो इन्होंने क्वेश्चन में क्लियरली यहाँ पर क्लियरली बता दिया है कि 10 डिग्री सेल्सियस LPF लोअर फिक्स पॉइंट पे दिखा रहा है, डिवाइडेड बाय ये अपर फिक्स पॉइंट पर 90 डिग्री सेल्सियस बता रहा है, ये गलत बता रहा है हमें पता है, माइनस लोअर फिक्स पॉइंट पे 10 है। अभी समझो क्या है, फाइंड द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, मतलब ये जो है इसमें ये अननोन है, इसको निकालना है हमें। और फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट जो बता रहा है ये जो है ये टी फॉल्टी है, मतलब जो वैल्यू बताई है मतलब 20 डिग्री सेल्सियस फॉल्टी आ रहा है, तो इसका नंबर हमें फाइंड आउट करना है भाई। हाँ ये फॉल्टी 20 दिखा रहा है, लेकिन रियल में क्या नंबर होना चाहिए, गॉट इट। तो TC/100 इज इक्वल टू, भाई यहाँ पर दिखा दिया 20, यह -10 करवा दिया यहाँ पर,
90 माइनस 10 बच्चों ये हो गया यहाँ पर 80। तो टी सी कैन बी इक्वल टू, देखो ऊपर तो आ जाएगा भाई 10, गॉट इट, और ये 100 इधर आ गया और डिवाइडेड बाय आ गया 80। तो ये कैंसिलेशन हो गया, या फिर वापस से वैसी चीज़, देखो ये तो हो गया ना, 100 डिवाइडेड बाय 8 आ गया। तो कितना होगा, 8 1 जा 8 तो 2 बचा, 8 2 जा 16 तो 4 बचा, 8 5 जा 40, तो 12.5 डिग्री सेल्सियस बताएगा भाई ये। मतलब रीडिंग में जो गड़बड़ी चल रही है ये तो सही निकाला मैंने, 8 1 जा 8, या ठीक है, करेक्ट है, यस 12.5 दिखा देगा। आपको इसका मतलब समझ में आ रहा है कि जो इंस्ट्रूमेंट ही फॉल्टी है वो 20 डिग्री सेल्सियस को, हाँ एक्चुअली सॉरी, जो फॉल्टी 20 बता रहा है, जो फॉल्टी 20 बता रहा है वो एक्चुअल में 12.5 डिग्री सेल्सियस है। इतना डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है। कर सकते हो बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं। यस, ये एक सेक्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा। इस पर बेसिकली जो चीज़ रिक्वायरमेंट है, इलास्टिसिटी का एक कॉन्सेप्ट होता है जो आपको सिलेबस में यहाँ पर नहीं है, तो मैं इसको थोड़ा रिवाइज कर दूंगा आपके लिए, क्योंकि इस पर सवाल ज़्यादा आ रहा है। मतलब जो पोर्शन सिलेबस में नहीं है उससे रिलेटेड थोड़ा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। 2024 में तो रिपीटेशन बहुत बढ़ चुका है, तो नुकसान ना हो इसलिए मैं कुछ चीज़ें यहाँ पर करवा दूंगा। पहले आपको ये चीज़ समझनी है, जैसे ये एक रॉड है जिसका लेंथ अभी L0 है, कितने डिग्री सेल्सियस पर, तो मान लीजिए एट एक्चुअली 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है, ये वास्तविकता में 0 डिग्री सेल्सियस पर काउंट होता है। अगर मैंने इसको हीट करना शुरू कर दिया, गर्म करना शुरू कर दिया, तो जैसे जैसे मैं इसको हीट सप्लाई कर दूंगा वैसे इसका एक्सपांशन होना शुरू हो जाएगा। तो नया लेंथ जो मिला है, ओरिजिनल लेंथ में थोड़ा लेंथ यहाँ पर बढ़ चुका है, तो दैट इज न्यू लेंथ इज ओरिजिनल लेंथ प्लस डेल्टा एल, इतना हो गया। आप इन दोनों का डिफरेंस करवा के देख लो, चेंज इन लेंथ होगा। तो अभी ये जो फॉर्मूला आया ये कहाँ से आया? तो भाई इसके लिए अभी आपको वो थ्योरी पढ़नी पड़ेगी जो आपने 11th में ऑलरेडी पढ़ लिया है, और इसमें मैं एक्चुअल में दिखाऊं भाई एक्सपेरिमेंटली इसका सिर्फ एक रिलेशन फाइंड आउट करने में आया है, मतलब आपको कोई प्रूफ नहीं करना था यहां पर। तो ऑब्जर्वेशन वाज कि वॉट एवर चेंज इन लेंथ इज देयर, जो लेंथ का बढ़ाव जो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज होगा, दैट इज कंप्लीटली डिपेंडिंग ऑन कि जब एक्चुअल ओरिजिनल जो रॉड था वो कितना था, उसका लेंथ कितना था। मान लीजिए ऑलरेडी रॉड बहुत बड़ा है तो उसमें चेंजेस ज़्यादा संभावना है। अगर रॉड इनिशियली ही छोटा है तो उसमें चेंजेस कम होने वाले हैं। मतलब ये जो चेंज होने वाला है ये उस रॉड की लेंथ पर भी निर्भर करता है। जब हमने हीटिंग शुरू कर दिया था तो उसके पहले वाला इनिशियल लेंथ था, उसके बाद में ये चीज़ पता चली है कि आप कितना टेम्परेचर बढ़ाते हो, मतलब इनिशियल जो था उससे आप कितना टेम्परेचर बढ़ाने वाले हो, तो जो चेंज होने वाला इस पर यह निर्भर करता है। अभी इसमें प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट डलवा दिया इन्होंने कि भाई डेल्टा एल इज इक्वल टू सम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। देखो ये क्या होता था, ये प्रोपोर्शनैलिटी था और ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, तो एल नॉट डेल्टा टी, भाई यहाँ ऐसे कुछ आ गया। तो यही फॉर्मूला यहाँ पर दिया है, चेंज इन लेंथ इज एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। आई होप यू माइट बी गेटिंग ऑल दिस थिंग्स ऑन योर मोबाइल। ठीक है, ये सारी चीज़ें आ रही है, टेम्परेचर चेंज। और भाई ये अल्फा क्या होता है, ये कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन होता है। ये बहुत बढ़िया चीज़ है, ये बहुत काम की चीज़ है। किसी भी मेटल का जो बिहेवियर होता है एक्सपांशन से रिलेटेड, ये उसको प्रेडिक्ट करता है, ये उसको बताता है। तो एक्सपांशन से रिलेटेड कॉपर का एक्सपांशन अलग होगा, आयरन का अलग होगा, वुड का अलग होगा, वुड का एक्सपांशन तो ऑलमोस्ट निग्लिजिबल ही होगा। तो हर एक मेटल से रिलेटेड अगर बात करें, क्योंकि हम लोग मेटल पर ही बात करने वाले हैं, इसका एक्सपांशन से रिलेटेड ये बात कर रहे हैं। इसको मैं अच्छी तरीके से अगर सॉल्व करता हूँ तो भाई मुझे ये फॉर्मूला अलग से मिलता है कि न्यू लेंथ, दैट न्यू लेंथ इज ओरिजिनल लेंथ इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये जो अल्फा होता है दिस इज यू कैन से पॉजिटिव फॉर मेटल्स, पॉजिटिव फॉर मेटल्स। ये मेटल्स के लिए बच्चों पॉजिटिव होता है, थर्मल एक्सपांशन का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होता है। ठीक है, इस फॉर्मूले से आप अल्फा डेल्टा एल बाई एल नॉट डेल्टा टी कर सकते हो। देखो डेल्टा एल लेंथ है और यहाँ पर लेंथ है, तो भाई लेंथ और लेंथ के डायमेंशंस तो कट होने वाले हैं, तो सिर्फ जो बचा वो क्या था, टेम्परेचर। तो इसका जो यूनिट है पर डिग्री सेल्सियस या फिर पर केल्विन आप बोल सकते हो, क्योंकि टेम्परेचर का डिफरेंस है। तो जब डिफरेंस आता है तो सेल्सियस में डिफरेंस, देखो डिफरेंस, ये लिख के देता हूं, डिफरेंस इन
डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन इज सेम। ये हमेशा आप नोट डाउन कर लो। इन सेल्सियस या फिर केल्विन में डिफरेंस की बात कर रहा हूं मैं, टेम्परेचर की नहीं, डिफरेंस की। तो टेम्परेचर का डिफरेंस हमेशा सेम होता है सेल्सियस की स्केल में या फिर केल्विन की स्केल में, ये कर लो। और डायमेंशन जो होता है पर डिग्री सेल्सियस तो थीटा पावर -1 आता है। तो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जो होता है ये मतलब अभी डिफाइन कर दिया है, चेंज इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट, ओरिजिनल लेंथ पर यूनिट, राइज इन टेम्परेचर, उसको रिक्वायरमेंट नहीं। देखो ये रेलवे का ट्रैक जो होता है ना, इसके बीच में आपने हमेशा एक छोटी सी गैप नोटिस की होगी। वो गैप इसी वजह से होती है कि जब सडन टेम्परेचर चेंज होता है, जैसे विंटर टू समर वाला सीजन आता है, तो भाई एक्सपांशन वाली चीज़ शुरू हो जाएगी। अगर एक्सपांशन हो रहा है तो वो गैप अगर ना हो तो ये बहुत बड़ा फोर्स यहाँ पर जनरेट करता है क्रॉस सेक्शन एरिया पर। तो इसकी वजह से पूरा के पूरा देखो रेलवे ट्रैक ही डिस्टर्ब हो गया यहाँ पर। ये चीज़ें होती है, इसलिए अच्छा इंजीनियर बन के आपको वो कैलकुलेट करना पड़ेगा कि गैप कितना रखना है, ना ज़्यादा ना कम, ठीक है। और रीजन वाइज वो गैप को मेंटेन करना पड़ता है। राजस्थान में अगर वो रेलवे ट्रैक डाल रहे हैं तो वहाँ का जो गैप होगा वो थोड़ा अलग होगा, है ना। और तो जो कोल्ड सिटी होगा वहाँ का जो होगा वहाँ का अलग होगा, या फिर सडन टेम्परेचर चेंज होता है, उसके सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है। चलो इस पर इतना हमें अभी बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो सवाल मैं बात कर रहा हूँ, जो सवाल जिस पर ज़्यादा बनते हैं उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर बच्चों। तो मैं थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पर एक्सप्लेन करा देता हूँ। ये है यंग्स मॉड्यूलस से रिलेटेड। यंग्स मॉड्यूलस, यंग्स मॉड्यूलस में क्या था ना, हम लोग ऐसे एक वायर लेते थे। ये वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पर दिया है, क्रॉस सेक्शनल वायर का एरिया, क्रॉस सेक्शनल ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, और इसका ओरिजिनल लेंथ मान लीजिए एल है, या फिर एल नॉट दे देता हूँ फिलहाल के लिए। जब इस पर लोड अप्लाई कर दिया जाता है तो लोड अप्लाई करने के बाद ये इलोंगेट होता है। अभी आपको समझने के लिए मैं थोड़ा सा एग्जैगरेट करके मतलब ज़्यादा दिखाऊंगा, अदरवाइज इतना नहीं होता है। ये एक्सपांड हो गया, मतलब ये जो हो गया इसका चेंज इन लेंथ हो चुका है। और जो मैंने फोर्स डाला था दैट फोर्स वाज एफ, और मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज mg होता है। तो यंग्स मॉड्यूलस वाज डिफाइंड एज, इट इज लाइक स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय टेंसाइल स्ट्रेन। तो इसमें ना पढ़ते हुए मैं आपको बोलूं, स्ट्रेस मतलब वट एवर परपेंडिकुलर फोर्स, मतलब इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को मैंने जो फोर्स डाला है दैट इज परपेंडिकुलर, गॉट इट। सो परपेंडिकुलर फोर्स टू दैट एरिया, सो फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय। स्ट्रेन का मतलब जो होता है वो होता है चेंज इन लेंथ विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ विथ रिस्पेक्ट टू दैट ओरिजिनल लेंथ। तो ये यंग्स मॉडुलस हो गया। तो भाई y इक्वल टू, आप ये भी कर सकते हो f, ये एल नॉट ऊपर चला जाएगा, है ना, a, और ये डेल्टा एल यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और यू कैन से y इज इक्वल टू एफ एल बाई ए इंटू स्मॉल एल, ऐसे कई बार लिखा जाता है। मतलब स्मॉल डेल्टा एल की जगह पर ये लिखा जाएगा, है ना, एल नॉट की जगह पर, और एल नॉट की जगह पर एल लिखा जाएगा। तो ऐसे लिखा जाता है, ये ऑप्शन होता है। अभी इसमें क्या होता है ना बच्चों, दो चीज़ों पर फोकस करना ज़रूरी होता है। पहला जो यहाँ पर स्ट्रेन के बारे में बात कर रहा हूँ दैट इज चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़ के बारे में बात करूँ इसी में से, f इज इक्वल टू वाई ए दैट चेंज इन लेंथ। तो मैं इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करूँगा यहाँ पर, अभी इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करूँगा, इसका इस्तेमाल करूँगा मैं। तो f इज इक्वल टू वाई ए दैट चेंज इन लेंथ, एक्सट्रीमली सॉरी, वाई ए दैट चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, ऐसे आएगा। और तीसरी जो चीज़ होगी वो होगी एनर्जी स्टोर्ड that or sometime it is work done in a stretching wire, in a stretching wire। इस पर अगर बात करूं मैं तो this is equal to half of, ये होता है लोड मल्टीप्लाई बाय दैट एक्सटेंशन। इसको मैं लिख दूं यहां पर भाई, हाफ ऑफ दिस इज लोड मल्टीप्लाई बाय दैट एक्सटेंशन। आप सोच रहे हो यार ये कहां से, तो इलास्टिसिटी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जो सॉलिड से रिलेटेड था ये उसमें से आपको उठाना पड़ेगा। अभी क्या हो रही दिक्कत, हमारा चैप्टर अलग चल रहा है लेकिन कॉन्सेप्ट तो पूरे ये उठा के इस्तेमाल करने। तो आपको यहाँ पर देखो, मैं आपको प्रिकॉशन के तौर पर बता रहा हूँ,
क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इस पर ही आने वाले हैं, ये तो आप नोट डाउन कर लो, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स का जो ट्रेंडिंग पार्ट था तो भाई इस पर ही ज़्यादा सवाल बनने वाले। तो भाई ये आपको करके रखना पड़ेगा। एनी आपके पास चॉइस बिल्कुल भी नहीं है अभी, आप ये यहाँ पर करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको रिवाइज कर लो, भले ही वीडियो को पॉज करके रिवाइज करके फिर एक बार देख लो, तो जिसकी रिक्वायरमेंट है वो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो उस रॉड को अगर हम लोग क्लैम्प करा दें दो वॉल्स के बीच में, तो इसको जब हिट करते हैं, सप्लाई करते हैं, तो इसके पास कोई स्कोप नहीं है, एक्सपांशन के लिए कोई स्कोप नहीं है। लेकिन हम लोग तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, थर्मल स्ट्रेस डेवलप होना शुरू हो जाएगा, एंड दैट थर्मल स्ट्रेन चेंज इन लेंथ होना चाहिए था, चेंज इन लेंथ और ओरिजिनल लेंथ इनका रेशो। तो भाई ये मिलता है हमें अल्फा डेल्टा टी। अल्फा डेल्टा टी ये आपको सीधे सीधे अगर बात करें ये कहाँ से आया भाई, कहाँ से आया, तो देखो यहाँ पर देता हूँ मैं, देने की ज़रूरत नहीं है लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पर नोट डाउन करता हूँ। तो आपको देखो डेल्टा एल पता था, एल नॉट अल्फ़ा डेल्टा टी, तो डेल्टा एल बाय एल नॉट कर दो तो अल्फ़ा डेल्टा टी। देखो अभी आपको लगेगा यार ये नोटेशंस में कहाँ गड़बड़ हो रही है। देखो भाई नोटेशंस पढ़ना एक होता है, लेकिन इस्तेमाल करते समय सही ढंग से इस्तेमाल करो, तो कोई दिक्कत नहीं, वही फॉर्मूला यहाँ लाए। आपको सिर्फ ये चीज़ समझनी है कि चेंज इन लेंथ विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल लेंथ, तो मैंने यहाँ ऐसे दिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं, आपको इस पर फोकस करना है कि अल्फ़ा डेल्टा टी आने वाला है। तो जिसको हमने स्ट्रेन बोला है वो स्ट्रेस क्या होता है, तो देखो अभी हमने बात किया y इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाय बच्चों था स्ट्रेन, टेंसाइल था, तो स्ट्रेस कैन ऑल्सो बी इक्वल टू यंग्स मॉड्यूलस मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन। मतलब अगर आप इसको फोकस करते हो तो इसको सिर्फ y से मल्टीप्लाई करना होगा, इतना ही करना होगा, सिर्फ y से, मतलब एक नोट कर दो, उसको y से मल्टीप्लाई कर दो यंग्स मॉड्यूलस से। और फिर अगर बात करें कि जब ये एक्सपांशन की कोशिश करता है तो ये वॉल जो होगी वो इस पर एक फोर्स डेवलप करना शुरू कर देगी, दोनों साइड से फोर्स जैसे डेवलप करती है। तो फोर्स कितना, तो फोर्स इज y अल्फा डेल्टा टी, इसको मल्टीप्लाई बाय कर दो इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया से, क्रॉस सेक्शनल एरिया से। तो अल्फा डेल्टा टी स्ट्रेन, स्ट्रेस y अल्फा डेल्टा टी, और फोर्स y अल्फा डेल्टा टी मल्टीप्लाई बाय एरिया, इतना कर सकोगे। ठीक है, गुड। चलो यहाँ सवाल जो बन रहे हैं इस पर फोकस करते हैं बच्चों। चलो पहले काम करते हैं इस पर। ए सर्टेन टेम्परेचर, ये क्वेश्चन जो होता है ये कई बार रिपीट हो चुका है, ऐसे ये सवाल बहुत बार रिपीट होता है, तो आपको मतलब लास्ट में लर्न भी कर लिया तो भी चलेगा आपको इसका। एट सर्टेन टेम्परेचर रॉड ए एंड रॉड बी ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स हैव लेंथ एल ए एंड एल बी। ठीक है, their coefficient of linear expansion are alpha a alpha b. It is observed that the difference between their length remains always constant. तो देखो भाई डिफरेंस इन लेंथ मतलब एल डैश जो होगा एल ए डैश बात करता हूँ मैं, इसका ओरिजिनल लेंथ था एल ए इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फ़ा ए डेल्टा टी, ये फार्मूला आ गया। फिर एल बी डैश करवा दूँ तो यहाँ पर आएगा एल बी 1 प्लस अल्फ़ा बी डेल्टा टी, ये सारी चीज़ें आ जाएगी। गॉट इट। तो अभी क्या करना है, देखो इस पर से अगर सवाल को सही ढंग से कराया जाए तो एल ए डैश इज इक्वल टू, तो ये एल ए, इसमें से मैं क्या करता हूँ देखो एल ए से मल्टीप्लाई कर देता हूँ अंदर और एल ए को एक साइड में ला लेता हूँ, एल ए डैश माइनस एल ए इज इक्वल टू, तो भाई यहाँ पर आएगा एल ए अल्फ़ा ए डेल्टा टी, ये हो गया। इसको अगर करते हैं हम लोग तो एल बी डैश वैसे ही है, तो ये एल बी को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, पीछे ला लिया, एल बी इज इक्वल टू, ये हो सकता है आपसे कर सकते हो, तो एल बी अल्फ़ा बी डेल्टा टी। ठीक है, ये आ गया। इन्होंने क्या बोला है कि जब एक्सपांशन चल रहा है तो दोनों का जो एक्सपांशन रेट है वो सेम ही होगा। मतलब एक्सपांशन रेट इन द सेंस क्या बोल सकते हैं हम लोग, देखो ना, इट इज ऑब्जर्व दैट द डिफरेंस बिटवीन देयर लेंथ रिमेन्स कॉन्स्टेंट, डिफरेंस बिटवीन देयर लेंथ ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो डिफरेंस कांस्टेंट कब होगा, जब मान लीजिए ए रॉड 1 सेंटीमीटर से एक्सपांड हुआ तो बी को भी 1 से ही एक्सपांड होना पड़ेगा। अगर ए 3 सेंटीमीटर से एक्सपांड हुआ मतलब चेंज 3 सेंटीमीटर से हुआ तो बी को भी 3 सेंटीमीटर से ही चेंज होना पड़ेगा, तब जाके इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा सेम दिखेगा। देखो मान लीजिए ऐसे, जैसे ए रॉड है और ये बी रॉड है, ठीक है, तो इनके बीच में मान लीजिए इनके बीच का जो डिफरेंस है, इनके बीच का डिफरेंस है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस है 4 सेंटीमीटर। अभी मान लीजिए ए जो है
ए में कुछ बदलाव आया और बी में भी कुछ बदलाव आया, तो बदलाव इस तरीके से होना चाहिए कि इन दोनों के बीच का गैप हमेशा 4 सेंटीमीटर ही रहे। ये कब होगा? तो देखिए अगर ए मान लीजिए 3 सेंटीमीटर से बड़ा है, तो जैसे भी हो, देखो कैसे होगा, मैं यहाँ पर इन दोनों के बीच का डिफरेंस दे रहा हूँ 4। मान के चलते ए जो था पहले 10 सेंटीमीटर था और जो बी था वो मान लीजिए यहाँ पर 14 सेंटीमीटर था। तो भाई समझने वाली बात क्या है, ए 10 सेंटीमीटर है, बी 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 4, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 4। अभी जब एक्सपांशन हो जाएगा तो ऐसे मान के चलो, जो ए है वो 13 सेंटीमीटर हो चुका है और जो बी है वो 17 सेंटीमीटर हो चुका है। तो अभी आप देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आएगा, 4 सेंटीमीटर ही आएगा। तो भाई एक चीज है, दोनों को एक्सपांड सेम ही होना पड़ेगा, तब जाके इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा ए और बी के बीच का वो सेम आएगा। चलो दिक्कत नहीं है, अभी मैं सीधे बताऊं यार, 1 मिनट के अंदर इसको सवाल को करना है और ये राइट टाइम भी बिल्कुल नहीं है कि मैं आपको एक्सप्लेन करते बैठूं। तो चीज ये है, इसको पूरी तरीके से निकाल दो और सिर्फ इस पर फोकस करो। इस क्वेश्चन में जो पहला रॉड है और उसका अल्फा एक्सपांशन रेट जो होगा और ये डेल्टा टी है इज इक्वल टू दूसरे का जो एक्सपांशन का रेट है एल बी, अल्फा बी और डेल्टा टी है ना, जो चेंज इन लेंथ हो रहा है। तो डेल्टा टी वैसे भी कैंसिल हो गया, तो आपको भाई ये ध्यान में रखना पड़ेगा, एल ए अल्फा ए मस्ट बी इक्वल टू एल बी अल्फा बी। ये आपके लिए हो गई सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस पर सिर्फ फोकस करना। अभी इस बेसिस पर आप क्या सिलेक्ट कर सकते हो बच्चों, तो एल ए बाई एल बी अगर करना है तो दैट इज अल्फा बी बाय अल्फा ही आने वाला है। तो मैंने इतनी सारी चीजें एक्सप्लेन की है और जो बच्चा रट्टा मारने वाला है उसको तो भाई इस पे सोचना भी नहीं पड़ेगा, ये सिर्फ सवाल देख लेगा और बोलेगा कि हाँ ये सवाल मैंने ऑब्जर्व किया, इसके पहले भी किया और कितना भी बार सॉल्व कर लो यही सिचुएशन फॉलो होने वाली है अगर डिफरेंस सेम रहने वाला है। तो भाई एल ए बाई एल बी है तो रिवर्स में उसका अल्फा रेशो आने वाला है। उसके बाद देखो भाई यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन क्या, ए रॉड हैविंग कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन दिया है, ठीक है, और 0.75 मीटर लॉन्ग एट 45 डिग्री सेल्सियस व्हेन टेम्परेचर राइजेस टू 65, द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द रॉड इज, इंक्रीज इन लेंथ ऑफ रॉड, ओके। तो भाई देखो इंक्रीज इन लेंथ मतलब डेल्टा एल इज इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ अल्फा डेल्टा टी, बस यही फॉर्मूला है छोटा सा। ओरिजिनल लेंथ था 0.75 मीटर मल्टीप्लाई बाय अल्फा की वैल्यू इन्होंने बता दी है 2 10⁻⁵, और टेम्परेचर का डिफरेंस अगर बात करें तो 65 45, तो 65 - 45 कर दो, इतना बदलाव यहाँ पर हुआ है। तो ये हो गया भाई 1.5 0.75 × 2। उसके बाद में ये 10⁻⁵ तो कितना आ रहा है 45 मतलब 20, ये भी 20 आ गया, यह आ गया 30 10⁻⁵। तो 10⁻⁵ ये मीटर में चल रहा है भाई सब काम। तो हम लोग इसको बात करते तो 0.3 × 10⁻³ मीटर आने वाला है। तो 0.3 मिलीमीटर आप कर सकते हो क्या, 0.3 मिलीमीटर आप कर सकते हो क्या, ये आ गया यहाँ पर चेंज। तो ये हो गया चेंज इन लेंथ, कर सकते हैं भाई, सिंपल है, आसान है, दिक्कत नहीं है यहाँ पर। उसके बाद में अच्छा ये तो वही सवाल दिख रहा है कि जहाँ पर 2 रॉड्स, 1 ऑफ कॉपर एंड आयरन। अच्छा अभी बोलोगे कहाँ से, देखो जब इन्होंने नाम नहीं बताया था, ए भी बोला था, तो इन्होंने भी क्या कर दिया, थोड़ा सा इंटेंशनली कॉपर और आयरन डाल दिया। तो आर टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल रॉड ऑफ लेंथ L1 + L2, द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ कॉपर इज अल्फा सी और आयरन का अल्फा आई है। इफ द लेंथ ऑफ ईच रॉड इंक्रीज बाय सेम अमाउंट when the temperature are raised by T डिग्री सेल्सियस the ratio is। तो भाई देखो इसमें L1 L2 का रेशो पूछा गया है, किस तरीके से बात करें। तो मैंने जो अभी बताया था ना आपको, LA अल्फा A इज इक्वल टू LB अल्फा B ही करना है। उनके जो लेंथ है वो इंक्रीजेज बाय द सेम अमाउंट, तो सेम अमाउंट से ही इंक्रीज हो रहा है, जैसे मैंने बताया था ना वो 3 से इंक्रीज हो रहा है, नीचे वाला भी फिर 3 से इंक्रीज हो रहा है, तो लेंथ में इंक्रीज सेम ही हो रहा है। तो यहाँ पर L कॉपर, तो L1 बताया इन्होंने, L1 और अल्फा इनको कॉपर बोला है, 1 को कॉपर बोला है, ठीक है, 1 कॉपर है, और इज इक्वल टू L2 और इसको आयरन के लिए I बताया।
तो भाई L1 बाई L2 कैन बी इक्वल टू अल्फा आई बाई अल्फा सी होता है। इनको चाहिए L1 माइनस L2, तो L1 माइनस L2 बाई L1 प्लस L2 अगर करे, L1 के सामने वाला नंबर उठाओ अल्फा आई, L2 के सामने वाला नंबर उठाओ अल्फा सी, तो माइनस बीच में आ गया। L1 के सामने वाला अल्फा आई और L2 के सामने वाला, अच्छा क्या कर दिया भाई, है ना, L2 के सामने वाला कौन है, अल्फा सी, तो इसमें प्लस डलवा दो। तो यस, माइनस प्लस, ये भी तो सेम ही दिख रहा है। अच्छा, अल्फा सी, इसमें फ़र्क पड़ रहा है, सी और आई, इसमें बहुत माइनर सा डिफरेंस दे दिया इन्होंने, बहुत माइनर सा डिफरेंस दे दिया। हमारा तो सही है ना, 1 है तो इन्वर्स, 1 है तो कॉपर नीचे और 2 है तो यस आ गया, ठीक है। फिर देखो, रेल्स of steel are laid with the gaps allowed for thermal expansion. Each track is 10 meter long. When laid at the temperature 17 degrees Celsius, the maximum temperature that can be reached is 45 degrees Celsius. The gap kept between the two segments of the railway track is, तो गैप कितना है, तो भाई डेल्टा एल एक्सपेंशन कितना होने वाला ये समझ लो। तो एल नॉट अल्फा डेल्टा टी करवा देता हूँ मैं। एल नॉट कितना है, ओरिजिनल लेंथ 10 मीटर, इन्होंने अल्फा बताया है 1.3 10 पावर -5, और टेम्परेचर का जो डिफरेंस आ रहा है 45 और यहाँ पर 17, 45 माइनस 17 डिग्री सेल्सियस ये आ रहा है। तो भाई ये 13 हो गया, 10⁻⁻5 हो गया, ये कितना हो गया 45 70 मतलब 20 25 28 हो गया। तो 4 10 36 10⁻⁻5, हाँ, so this can be 3.64 10⁻⁻3 मीटर, तो ये आ गया डेल्टा एल इक्वल टू 3.64 मिलीमीटर, यही आंसर होना चाहिए, 3.64 मिलीमीटर, यह आंसर होना चाहिए। चलो, द सेम क्वेश्चन इज आस्क्ड हियर, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा आप प्रैक्टिस कर लो बच्चों, मीटर में ही सवाल दिया गया है, इसको आप होमवर्क के लिए ले लो, यस ये ले सकते हो, कर सकते हो। सेम ही क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पर, सेम टेम्परेचर है, सेम लेंथ है, सिर्फ यहाँ पर फ़र्क है अल्फ़ा का, तो यहाँ 1.2 है, यहाँ पर 1.3 था, बस इतना ही फ़र्क हो रहा है। चलो उसके बाद देखो, ए होल इज ड्रिल्ड इन अ कॉपर शीट, द डायमीटर ऑफ होल इज 4.25, 27 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द चेंज इन डायमीटर ऑफ होल व्हेन शीट इज हीटेड टू 227 डिग्री सेल्सियस। कोई दिक्कत नहीं है। डायमीटर अगर आप बात करें तो डायमीटर टेक इट एज अ लेंथ, डायमीटर को आप लेंथ की तरह ट्रीट करो, ठीक है। तो क्वेश्चन इज अबाउट चेंज, तो भाई चेंज इन डायमीटर इज ओरिजिनल डायमीटर अल्फा डेल्टा टी, जैसे डेल्टा एल इक्वल टू एल नॉट अल्फा डेल्टा टी था, वैसे वैसे ही ओरिजिनल डायमीटर इनका जो था वो था 4.24, अल्फ़ा इन्होंने ऑलरेडी बता दिया 1.7 10⁻⁻5, और टेम्परेचर का जो डिफरेंस है भाई 227 और यहाँ पर था 27, मतलब 227 माइनस 27। हालांकि ये टेम्परेचर बहुत बड़ा दे दिया है इन्होंने, इतना देना नहीं चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। 1.7 इंटू, तो ये कितना हो गया भाई 200, और ये 10⁻⁻5 होना चाहिए। तो अगर बात करें तो 4.2 मतलब इसको इसके 2 ज़ीरो इसके साथ एडजस्ट करवा देता हूँ, तो -3 आ गया। इसका नंबर कितना आना चाहिए अभी, 17 का टेबल भाई जमता है क्या, देखो आप 8.48 और 1.7 को करवा देता हूँ, या अपना रूटीन वर्क जो होता है वैसे ही कर सकते हैं आप, 1.7 ठीक है, क्रॉस तो 848, तो भाई 6 आ गया है। तो
144 बनने वाला है, 1 2 3, 1 2 3 यहाँ पर ला लिया मैंने, तो 14.416 10 पावर -3 आ गया है। तो इनको जो चाहिए सेंटीमीटर में चाहिए, तो भाई देखो क्या करता हूँ मैं, इसका इस्तेमाल कर लूँ तो 1.44 रफली आ जाएगा और 10 पावर -2 हो जाएगा, ये मीटर में दिख रहा है ना। हाँ चलो ठीक है, तो इसका जो आंसर बनने वाला है, अच्छा मैंने क्या किया, एक डेसिमल शिफ्ट किया ना, -3 -2 करेक्ट है सारी चीज़ें, 1 2 3 वो भी सही है। -2 मीटर और कुछ है, सारी तो चीज़ें सही चल रही है। मैंने लेफ्ट में डलवा दिया इसको, हाँ अभी अच्छा सेंटीमीटर में चाहिए इनको, नहीं क्या, तो ठीक है ना, -2 मीटर इज़ अ सेंटीमीटर, 1.44 सेंटीमीटर आना चाहिए, 1.44 सेंटीमीटर आना चाहिए। चेंज इतना बड़ा आएगा, शायद मेरा कहीं पावर में गड़बड़ रहा है। चेंज तो उतना ही है, बहुत बड़ा चेंज हो गया भाई, मतलब 200 पे हाँ हो सकता है, हो भी सकता है, पता नहीं, अभी मुझे थोड़ा देख लो बच्चों, ये प्रैक्टिस करके देख लो, कैलकुलेशन तो पूरा यही बनने वाला है, ठीक है। अभी इतना ज़्यादा टाइम हम लोग नहीं डालते हैं। शायद मेरा पावर में अगर बात करूँ मैं, यस ये 3 है, ये 2 है, 8 पॉइंट, यहीं पर मैंने क्या कर दिया, हाँ अच्छा, 1 मिनट, तो 4 पॉइंट, हाँ ये भी सही चल रहा है, ये भी सही चल रहा है, ये 2 ज़ीरो को -3 करवा दिया, और इनका मल्टीप्लिकेशन में क्योंकि 3 डिजिट थे तो 1 2 3 शिफ्ट करवा दिया, 14 पॉइंट, ये भी करेक्ट है, 10⁻³ भी करेक्ट है, ये मीटर में होना चाहिए था। तो अगर बात करें तो 14.416 10⁻³ 10⁻² सेंटीमीटर करवा देता हूँ मैं इसको, तो 14.416 10⁻⁻1 मीटर सेंटीमीटर होता है, यहाँ पर 1.44 होता, दिक्कत नहीं है, मेरा तो आंसर यही आ रहा है शायद। देखो आप इसमें डाल दो, कमेंट में डाल दो, इतना टाइम नहीं खा सकते हम लोग यार, क्वेश्चन मतलब 2 4 क्वेश्चन आगे चले गए, मेरे जैसा बिल्कुल नहीं करना है अभी आपको, मेरे पास टाइम ही टाइम है, आपके पास एग्जाम में टाइम नहीं होता है, फास्ट डिसीजन लेना पड़ता है। चलो आगे देखते हैं, मेटल रॉड ऑफ लेंथ L एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया इज हीटेड थ्रू T डिग्री सेल्सियस, ठीक है, व्हाट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द एक्सपांशन ऑफ रॉड अदरवाइज, तो व्हाट इज द फोर्स रिक्वायर्ड, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या था, y अल्फा डेल्टा टी मल्टीप्लाई बाय दैट एरिया, ठीक है। तो ऐसे तो कोई फार्मूला मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पर, y अल्फा डेल्टा टी, इन्होंने हीटेड थ्रू T डिग्री सेल्सियस, ओके थ्रू T डिग्री सेल्सियस बताया, लेकिन हम लोग ये ला सकते हैं, कैसे लाना है देखो, तो ये तो एक था, और अभी दूसरा देखो क्या करना है, F इज इक्वल टू आपको फॉर्मूला था y ए चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, तो y ए चेंज इन लेंथ तो था अल्फा डेल्टा टी मल्टीप्लाई बाय दैट ओरिजिनल लेंथ डिवाइडेड बाय एल की जगह पर था, हाँ अच्छा ये एल नॉट था, और एल की जगह पर एल मतलब क्या है, नया लेंथ जो मिलने वाला है, और नया लेंथ का ओरिजिनल लेंथ ही तो था भाई, गड़बड़ रहा है, कुछ तो गड़बड़ रहा है, कुछ तो गड़बड़ रहा है। तो ये y अल्फा डेल्टा टी एल नॉट, ओके of length L and cross sectional area A is heated through T degree Celsius, got it, what is the force required to prevent, भाई y अल्फा डेल्टा टी मल्टीप्लाई ए ही आना चाहिए था, क्योंकि डेल्टा एल बाय एल का डायरेक्ट मीनिंग हो रहा है, तो ये इन बंदों ने कहाँ से ला लिया समझ नहीं आ रहा है, यही होना चाहिए था। अगर मैं इससे भी करूँ ना बच्चों, इससे भी करूँ,
कि F इज इक्वल टू लाइक वाई ए चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ जो था, तो भाई ये तो y और ये डेल्टा एल बाई एल तो स्ट्रेन ही था, स्ट्रेन था तो अल्फा डेल्टा टी ही होना चाहिए था, तो y अल्फा डेल्टा टी ही होना चाहिए। 2020 का सवाल है। जो गड़बड़ करवा दिया, जहाँ से लिया मैं थोड़ा सा एक बार देख लूँ, क्योंकि दिक्कत कर रही है यहाँ पर। तो दिमाग खराब कर दिया इसने तो। कहाँ है भाई ये सवाल सवाल सवाल। थर्मल, अच्छा तो भाई ये अच्छा, when metal rod of length L is given is heated through T, so what is the force required to prevent the expansion of rod otherwise? Okay, थोड़ा अलग ढंग से किया है इन्होंने, लेकिन ऐसे नहीं होता है। रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द एक्सपेंशन ऑफ रॉड अदरवाइज, जो अगर बात करें ना बच्चों, तो यही आने वाला, यही फोर्स जनरेट करना होता है। इन्होंने कर दिया है कुछ, तो जुगाड़ तो ला लिया इन्होंने। ये इन्होंने क्या किया, चेंज इन लेंथ बाय न्यू लेंथ करवा दिया, थोड़ा गलत हो गया ये आई डोंट एग्री विद दिस वन। ठीक है, इसको पेंडिंग रखो, अगर आता है तो मैं कहीं ना कहीं आपको एडिशनल सेक्शन में या इसी सेक्शन में डलवा दूंगा। कमेंट में डाल दो, आप कमेंट में फुल ऑन इसके सॉल्यूशन डालने की कोशिश करो। मेरे हिसाब से तो ये आने वाला है यहाँ पर इसका आंसर, क्योंकि इन्होंने जो किया मैं बता दूँ आपको इन्होंने क्या किया है। इन्होंने ये किया है कि भाई चेंज इन लेंथ जो हो जाएगा, ओरिजिनल लेंथ अल्फा डेल्टा टी हो जाएगा, और इन्होंने ये जो नीचे वाला लेंथ लिया है ना, ये इंक्रीज वाला लेंथ लिया। कौन सा लेंथ लिया है बच्चों, एल इक्वल टू एल नॉट अल्फा, एल नॉट इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। भाई देखो क्या होता है, जब स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है y इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ होता है। ये फॉर्मूले में चेंज इन लेंथ बाय इनिशियल लेंथ होता है, इंक्रीज लेंथ नहीं होता है। इन्होंने इनके सॉल्यूशन में क्या कर दिया, गलती से हो गया होगा शायद ये, तो f बाई ए इज इक्वल टू वाई और डेल्टा एल बाई एल नॉट, तो f इज इक्वल टू वाई ए डेल्टा एल बाई एल नॉट। तो इन्होंने क्या किया, y रख दिया वैसे ही, a रख दिया वैसे ही, और डेल्टा एल को रख दिया अल्फा डेल्टा सॉरी एल नॉट अल्फा डेल्टा टी, एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, ये करवा दिया। उसके बाद में क्या किया, एल नॉट की जगह पर जहाँ पर मुझे एल नॉट की रिक्वायरमेंट थी, तो ये चेंजेस एल नॉट की जगह पर इन्होंने ले लिया एल। तो इन्होंने जैसे एल ले लिया, तो एल ले लेके इसकी वजह से एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी आ गया। तो भाई दिखने में ये एल नॉट कैंसिल होते हुए दिख रहा, ये एल नॉट कैंसिल होते दिख रहा, तो वाई ए अल्फा डेल्टा टी की जगह पर टी 1 प्लस अल्फा टी। तो इन्होंने यहाँ पर बी ऑप्शन जो है, बी ऑप्शन बनवा दिया है। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ जो होता है ना चेंज इन लेंथ बाय, ये होता है बच्चों इनिशियल लेंथ होता है, ये ओरिजिनल लेंथ होता है, ये इंक्रीज वाला लेंथ यहाँ पर नहीं होता है। तो ये थोड़ा सा गलत तरीके से सॉल्व किया है यहाँ पर। मैं तो इसको निकाल दूँ यहाँ से, चलो अभी पता नहीं क्या है, देख लेते हैं बाद में। चलो ठीक है, यहाँ देखो, अभी देखो वही सवाल दिख रहा है। A metal rod of Young's modulus y, coefficient of linear expansion has its temperature raised by delta theta, delta t की जगह पर linear stress to prevent। तो भाई वही चीज़ अगर चल रही है तो देखो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या था, मैंने अभी बताया y अल्फा डेल्टा t की जगह पर थीटा आ गया, यहाँ पर ए ऑप्शन आ गया इसका। सही चल रहा है तो सही तो फॉर्मूला है। उसके बाद में देखो यहाँ पर भी है, ए मेटल रॉड इज हीटेड बाई T डिग्री सेल्सियस, मतलब डेल्टा टी की जगह पर T इस्तेमाल करो स्मॉल।
ए मेटल हैज़ लेंथ, एरिया, क्रॉस सेक्शन, यंग्स मॉडुलस ऑफ एंड कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ये सारी चीज़ें दी है। रॉड इज हीटेड, द वर्क परफॉर्म, देखो भाई जब वर्क होता है तो वर्क वाज हाफ ऑफ लोड इनटू, मैंने बताया था एक्सटेंशन, तो हाफ ऑफ लोड का फॉर्मूला क्या था, देखो अभी y अल्फा डेल्टा टी इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था, यही था ना, y अल्फा डेल्टा टी इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और यहाँ पर ये डेल्टा एल, तो डेल्टा एल जो है वैसे रख देता हूँ मैं, हाफ ऑफ y अल्फा डेल्टा टी मल्टीप्लाई बाई एरिया, और डेल्टा एल का मतलब था बच्चों अल्फा डेल्टा टी, तो हाफ ऑफ y अल्फा अल्फा का स्क्वायर आ गया, एरिया वैसे आ गया, और डेल्टा टी का भी स्क्वायर आ गया। अभी इनके अनुसार अगर बात करें तो y एरिया ऐसे लग देता हूँ अल्फा का स्क्वायर, और डेल्टा टी की जगह पर स्मॉल टी का स्क्वायर डाल देते हैं। तो भाई इनका जो फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पर हाफ वाई ए अल्फा स्क्वायर टी, एल कहाँ से आ गया भी यहाँ पर, एल कहाँ से आ गया अभी यहाँ पर, लेंथ ठीक है, हाँ चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला, चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला था, चेंज इन लेंथ है तो चेंज इन लेंथ है, तो भाई देखो चेंज इन लेंथ वाज एल अल्फा डेल्टा टी, तो एल अल्फा डेल्टा टी, हाँ तो आ गया ये आंसर आ गया, ऐसे बन रहा है ये सारा, ओके ठीक है। उसके बाद में अगर बात करें तो एरियल एक्सपांशन है, एरियल एक्सपांशन में क्या करना होता है समझ लो, एरियल एक्सपांशन में क्या होता है, यहाँ पर लेंथ भी बढ़ रही है और यहाँ की लेंथ भी बढ़ रही है, तो चेंज इन लेंथ ही अल्टीमेटली हो रहा है, तो एरिया का मतलब है लेंथ बढ़ाओ, बस ऐसे ही है। तो इसमें चेंज इन एरिया इज, वैसे जो फॉर्मूला भी पढ़ा आपने, चेंज इन एरिया इज ओरिजिनल एरिया, सिर्फ अल्फा की जगह पर बीटा और डेल्टा टी आ गया, ओके तो ओरिजिनल एरिया ए नॉट तो लिया ही था, डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज है, वही चीज़ें सिर्फ रिपीट करो, डेल्टा एल की जगह पर डेल्टा ए रख दो, एल नॉट की जगह पर ए नॉट रख दो, तब ये जाके सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। आर यू गेटिंग दिस वन, ओके। सो फाइनल एरिया ए इज, जैसे फाइनल लेंथ था एल इक्वल टू एल नॉट वन प्लस बीटा डेल्टा टी, बस वैसे ही ए इक्वल टू ए नॉट वन प्लस बीटा डेल्टा टी आ गया। फिर कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन जो अल्फा था उसकी जगह पर बीटा डाल दिया, ये इसको नोट डाउन कर लो, इस पर सवाल नहीं बनते। हाँ एक चीज़ बन रही है कि बीटा जो आ रहा है, इसका कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन जो आ रहा है, एरियल एक्सपेंशन जो आ रहा है, दैट बीटा इज 2 टाइम्स अल्फा, दैट बीटा इज 2 टाइम्स अल्फा, दैट बीटा इज 2 टाइम्स अल्फा, गॉट इट, ठीक है। फिर वॉल्यूम एक्सपेंशन पर वही फॉर्मूला, अभी देखो लेंथ की जगह पर चेंज इन वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम, और ये गामा डेल्टा टी, देखो ये 11th में आपका हो चुका है, ये दिस इज मियर रिवीजन, नॉट लाइक कि टीचिंग द थिंग्स। सो एक ही पैटर्न को रिपीट करना है, सिर्फ डेल्टा एल की जगह पर डेल्टा वी आ गया, एल नॉट की जगह पर वी नॉट आ गया, अल्फा की जगह पर गामा आ गया, और डेल्टा टी है ऐसे ही, बस फार्मूलों को रिपीट कर दो, वी इक्वल टू वी नॉट वन प्लस गामा डेल्टा टी। सिर्फ एक चीज़ यहाँ पर नोट करनी है कि गामा और अल्फा में इतना रिलेशन है कि गामा इक्वल टू 3 टाइम्स अल्फा। तो देखो क्या होता है ना, फॉर आइसोट्रोपिक मैं बता देता हूँ, यहाँ पर ये सवाल देता हूँ, फॉर आइसोट्रोपिक एक्सपेंशन, आइसोट्रोपिक इन द सेंस सब डायरेक्शन में इक्वली इसका चेंज हो रहा है। फॉर अनआइसोट्रोपिक अगर बात करें, फॉर अनआइसोट्रोपिक देन गामा कैन बी इक्वल टू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3, मतलब तीनों डायरेक्शन में अलग अलग चेंजेस हो सकता है। हो सकता है दो डायरेक्शन में सेम चेंज हो, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पर सेम हो जाएगी, लेकिन तीसरी वैल्यू अलग होगी। अगर तीनों के तीनों प्रॉपर्टीज, तीनों की तीनों डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टी आ रहा है, तो अल्फा प्लस अल्फा 3 अल्फा आ रहा है, कर सकते हो ये सवाल जैसे पूछा जाए। ओरिजिनली गामा इज अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3, इन्होंने बोला कि दो साइड का एक्सपेंशन सेम हो रहा है तो अल्फा प्लस अल्फा कर दो, और तीसरी साइड का अलग है। अगर तीनों साइड से सेम एक्सपेंशन हो रहा है तो अल्फा प्लस अल्फा, ऊपर वाली चीज़ आ गई है, इतना आप नोट कर लो। उसके बाद में यहाँ क्या सवाल बन रहा है भाई, वॉल्यूम ऑफ मेटल ब्लॉक इंक्रीजेस बाय 0.225%, ठीक है, 0.225%, when its temperature is increased by 30 डिग्री सेल्सियस,
द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन पूछा है, सवाल पूछा है वॉल्यूम पर, सवाल बनाया है वॉल्यूम पर, पूछा है लीनियर एक्सपेंशन पर, मतलब एक्चुअली हमें अल्फा चाहिए, लेकिन इसके अनुसार अगर बात करें तो डेल्टा वी इक्वल टू वी नॉट ग्यामा डेल्टा टी होता है, तो डेल्टा वी बाई वी नॉट इज इक्वल टू ग्यामा डेल्टा टी बनना चाहिए। ऐसे क्यों लिया? क्योंकि इन्होंने बताया है वॉल्यूम ऑफ ए मेटल ब्लॉक इंक्रीज्ड बाय दिस मच परसेंट, सो चेंज इन जो है यहाँ पर 0.225 डिवाइडेड बाय 100 दिया है इज इक्वल टू, तो डेल्टा वी बाई वी का मतलब यहाँ पर ऐसे दिया गया है, ग्यामा की वैल्यू पूछी गई है और डेल्टा टी जो है बच्चों टेम्परेचर का डिफरेंस जो बता रहा है यहाँ पर, ये 30 डिग्री सेल्सियस से बदलाव हुआ है। तो ग्यामा कैन बी इक्वल टू 0.225 डिवाइडेड बाय दैट 100 मल्टीप्लाई बाय 30। इसको मैं बता दूं भाई, ग्यामा इज इक्वल टू 3 टाइम्स अल्फा होता है, सो अल्फा इज इक्वल टू ग्यामा बाई 3 होता है, सो अल्फा इक्वल टू 1/3, और ग्यामा की जो वैल्यू यहाँ पर दिख रही है इसी को मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, 0.225 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाय, इनके 2 0 और यहाँ पर एक 0, तो 10 पावर 3 करवा देता हूँ। अभी इसको देखो क्या करना है, मैं ऐसे करता हूँ 225 डिवाइडेड बाय 9, तो यहाँ पर 1 2 और 3 0 मैंने डिस्प्लेस करवा लिया, तो 10 पावर -3, और ये भी ऊपर चला गया, ये 10 पावर -3, ऐसे करवा देता हूँ। इनकी रिक्वायरमेंट 10 पावर -5 की थी, तो ठीक है मैं यहाँ पर 22.5 बाई 9 करवा देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -5 हो जाएगा, इसका एक डेसिमल शिफ्ट करवा दिया। अब ये तो थोड़ा स्मूथली जमना चाहिए आपको, तो 9 2 ज़ा 18, 9 2 ज़ा 18, ठीक है, तो 3 आ गया। अच्छा ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं होगा, 225 440, हाँ आ गया ना 245, यस 9 2 ज़ा 18, 4 आ गया, 45 10 पावर -5, 2.5 10 पावर -5, आंसर बन गया। समझ में आ रहा है? ये पर डिग्री सेल्सियस लिख लो आप, गॉट इट। फिर आगे देखिए, ये थोड़ा सा अलग चीज़ है, यहाँ पर सवाल जो बनने वाला है इसको आपको थोड़ा बॉडीज़ पर ही काम करना है, मतलब सॉलिड और लिक्विड पर ही, गैस पर नहीं काम करना है। जो गैस पर काम होता है वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में आपने पढ़ लिया। तो जो एनर्जी है, Q इज अ एनर्जी सप्लाइड, जो भी होगा इज डिपेंडिंग ऑन द मास ऑफ बॉडी, जिस बॉडी को हम लोग हीट सप्लाई कर रहे हैं उस बॉडी का मास कितना टेम्परेचर में चेंज होने वाला है, और जहाँ पर S होगा ना, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है यहाँ पर। ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में बात करूँ बच्चों यहाँ पर, सो द सेम फार्मूला कैन बी रिटन एज S इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय M डेल्टा T। तो इस S का यूनिट अगर बात करें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, तो देखो जूल पर केजी, और टेम्परेचर का चेंज है तो यार तो डिग्री सेल्सियस इस्तेमाल करो या फिर केल्विन का इस्तेमाल करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ऐसे आ सकता है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है एक तरीके से हमें ये इन्फॉर्मेशन देती है कि हम जितना एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं उस एनर्जी में वो बॉडी कितना टेम्परेचर में चेंज ला सकती है, कितना एनर्जी चाहिए उसको एक स्पेसिफिक अमाउंट से टेम्परेचर चेंज करने के लिए। तो अभी इसको डिटेल में मैं नहीं जा सकूँगा क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि बता सकूँ, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्रिकी आपको काम करना पड़ेगा। ये तब इस्तेमाल करना होता है जब आप किसी बॉडी को हीट सप्लाई करते हैं और उसका टेम्परेचर बदलता है। हर एक बॉडी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फिक्स होता है, तो वो वैल्यूज़ दी होती है और उसका इस्तेमाल आपको करना होता है। तो अगर बॉडी का मास ज़्यादा हो तो मुझे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और एस जो है ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी था हालांकि, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट ही होगा। आपको दो चीज़ों पर फोकस करना है, जैसे 1 किलोग्राम बॉडी तो भाई मास दिया है, 10 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बदल दिया है, तो उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होगा उसके हिसाब से मुझे एनर्जी देना पड़ेगा। अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है तो मुझे ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, अगर कम है तो कम एनर्जी में काम चल जाएगा। तो ये फार्मूला आप लर्न करके रख लो, इसका इस्तेमाल कैसे करना है देखते हैं। इस पर सवाल बहुत कम पड़ते हैं, सवाल बहुत कम होते हैं इस पर। दूसरा होता है थर्मल कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी, मतलब m इंटू एस कर दो। m इंटू एस अगर करना है तो q बाई डेल्टा टी करना पड़ेगा इस फार्मूले में, q बाई डेल्टा टी कर दो, ms आ गया। तो सवाल में देखो क्या होता है, अगर आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पूछा है, अगर आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पूछा है तो q बाई m डेल्टा टी आएगा,
और अगर आपको सिर्फ हीट कैपेसिटी पूछा है तो Q बाई डेल्टा टी आएगा। तो हीट कैपेसिटी के दो फॉर्मूले, MS या फिर Q बाई डेल्टा टी, इतना कर ले। उसके बाद में क्या होता है, जो एनर्जी सप्लाई करे वो आवश्यक नहीं है कि हमेशा बॉडी का टेम्परेचर ही बदले। तो कुछ समय में एनर्जी जो सप्लाई होता है वो फेज चेंज के लिए भी होता है। जैसे कि आइस है, आइस को जैसे हीट सप्लाई कर दिया जाएगा तो आइस मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। मतलब जब मेल्ट होता है तो आइस वॉज एट 0 डिग्री सेल्सियस, जब मेल्ट होता है तो पूरा मेल्ट हो तब तक वो 0 डिग्री सेल्सियस पर ही होता है। मतलब यहाँ टेम्परेचर में बदलाव नहीं होता, लेकिन एनर्जी का सप्लाई तो हो रहा है। तो जो एनर्जी का सप्लाई होगा, जो एनर्जी का सप्लाई होगा उसका इस्तेमाल जो होगा वो होगा उस पर्टिकुलर फेज को चेंज करने में। गॉट इट। तो Q इक्वल टू ML होना चाहिए। L फॉर लैटेंट हीट, L फॉर लैटेंट हीट। तो लैटेंट हीट में दो तरीके हैं, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये दो चीजें यहां पर होने वाली है। तो फ्यूजन में क्या होता है बच्चों, फ्यूजन में या तो जैसे वाटर से रिलेटेड बात करें, या तो वाटर का आइस में कन्वर्शन हो जाए या फिर आइस का वाटर में कन्वर्शन हो जाए, वो फेज चेंज हो रही है। वेपराइजेशन में या तो वाटर का स्टीम में कन्वर्शन हो जाए या स्टीम का वाटर में कन्वर्शन हो जाए। तो देखिए 1 ग्राम आइस को अगर मेल्ट करवाना हो तो हमें 80 कैलोरीज देना पड़ता है, और 1 ग्राम वाटर को अगर स्टीम में कन्वर्ट कराना हो तो 540 कैलोरीज देना पड़ता है। तो इसकी लैटेंट हीट जो होती है यहाँ पर दी गई इन टर्म्स ऑफ कैलोरीज। ऐसा यूनिट जो होता है वो जूल पर केजी में होता है। उसके बाद देखो हीटिंग कर होते हैं, इसको डायरेक्टली लर्न कर लो आप। जैसे Q इक्वल टू MS डेल्टा टी, जब टेम्परेचर चेंज होता है तो ये ग्राफ आना चाहिए। जब फेज चेंज होता है तो हॉरिजॉन्टल ग्राफ होना चाहिए। देखो ये टेम्परेचर वर्सेस टाइम का ग्राफ है, तो देखो ऐसे ग्राफ आया मतलब यहाँ पर टेम्परेचर चेंज हो रहा है। ये ग्राफ हॉरिजॉन्टल आया मतलब यहाँ पर एक तो मेल्टिंग हो रहा है या फिर स्टीम में कन्वर्शन हो रहा है। फिर वापस से ये ग्राफ आ रहा है, तो यहाँ पर देखो ऐसे टिल्टेड ग्राफ आ रहा है मतलब भाई टेम्परेचर बदल रहा है, और हॉरिजॉन्टल ग्राफ आ रहा है मतलब फेज का चेंज होना तय है। तो इस पर भी सवाल अभी यहाँ पर CET पर नहीं पूछे जाते हैं, तो बहुत कम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी होती है। अभी हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन, कई बार ऐसे दिया जाता है कि एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर एट लो टेम्परेचर और दूसरा वाटर एट हाई टेम्परेचर को मिक्स करवा दिया जाए। तो जब मिक्स कर दिया जाता है तो हाई टेम्परेचर वाली बॉडी लॉस करती है और लो टेम्परेचर वाली बॉडी गेन करती है। तो जब टेम्परेचर में बदलाव आता है तो MS डेल्टा टी का इस्तेमाल होता है। हालांकि इस पर कई सारे सवाल होते हैं, लेकिन जो स्पेसिफिक सवाल है यहाँ पर मैं करवा के लूँगा। और जो PYQs जैसा चल रहा है तो उसमें अगर ये सवाल आते हैं कुछ जैसे शिफ्ट वाइज तो वो एडिशनल क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। फिलहाल जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, इन अमाउंट ऑफ वाटर ऑफ मास 20 ग्राम 0 डिग्री सेल्सियस पर है, मिक्सड विथ 40 ग्राम ऑफ वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस है, फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा हीट गेन और हीट लॉस के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। हमेशा समझो निगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए यहाँ पर लॉस्ट और गेन में। तो इसके लिए मेथड क्या होती है, मेरे पास 20 ग्राम, देखो भाई फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करने वाला हूँ भाई, Q इक्वल टू MS डेल्टा टी का इस्तेमाल मैं करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हीट गेन तो 20 ग्राम जो था S डेल्टा टी, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, ये गेन कैसे करने वाला हूँ, क्योंकि ये 0 डिग्री सेल्सियस पर था, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर ये गया। मतलब मान लीजिए इसका फाइनल टेम्परेचर T हुआ लेकिन शुरुआत में 0 था, तो चेंज MS डेल्टा टी, तो T माइनस 0, ये हो गया यहाँ पर गेन, कोई दिक्कत नहीं है। लॉस में क्या करना है देख लो, जो 40 ग्राम था MS, और देखो इसने क्या किया 10 डिग्री सेल्सियस पर था और ये लो टेम्परेचर, क्योंकि इसने लॉस कर दिया, एनर्जी थोड़ा लॉस कर दिया, तो इसका टेम्परेचर ड्रॉप होगा कहाँ तक, T तक होगा। तो दोनों लिक्विड एक ही कॉमन टेम्परेचर बनाना जरूरी है जो मिक्स कर दिया यहाँ पर। आप बोलोगे फाइनल माइनस इनिशियल करो, बिल्कुल नहीं करना, यहाँ पर लॉस और गेन का इस्तेमाल हो रहा है, इसीलिए आपको यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव नंबर बरकरार करना पड़ेगा लेफ्ट और राइट में। तो भाई SS, क्योंकि वाटर के बारे में बात हुआ, तो ये 20T इज इक्वल टू आ गया 40 10 माइनस टी। तो भाई यहाँ पर देखो ये आ गया T/2 इज इक्वल टू 10 माइनस टी। तो T/2 प्लस टी इज इक्वल टू 10 आ गया, 3T/2 इज इक्वल टू 10 आ गया, 3T इज इक्वल टू 20 आ गया। तो T इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 3, 6.66 आना चाहिए।
एक्सट्रीमली सॉरी। 6.66 आना चाहिए, ये आना चाहिए आंसर। चलो, उसके बाद में कंडक्शन से रिलेटेड एक पार्ट है, ये भी ऐड कर दिया। ऐसे छोटे छोटे इतने सारी चीज़ें ला दिए ना बच्चों यहाँ पर, मतलब अननेसेसरी। अगर आपको रखना है तो पूरा डिटेल में रखो, फिर एक सवाल के लिए नहीं पूछना चाहिए। बहुत क्लियर कट मैं बता रहा हूँ आपको, ये थोड़ा डिटेल में होना चाहिए। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, कम है उतना ही अच्छा है भाई, कितना सिलेबस और बड़ा है। क्या होता है ना, एक रॉड हमने ला लिया है और इस रॉड को दो अलग अलग टेम्परेचर पर मेंटेन करा दिया। क्योंकि मेटल की एक प्रॉपर्टी होती है, मेटल में से जो है हीट फ्लो होती है हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, एनर्जी ट्रांसपोर्ट होती है यहाँ पर। तो जो एनर्जी ट्रांसपोर्ट होती है, दैट एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब आप जितना बड़ा एरिया रखोगे उतना ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पर होगा। दूसरा डिपेंड है जो एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन, वो टेम्परेचर का डिफरेंस जितना है, जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा एनर्जी ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, और जितना लंबे समय के लिए होगा उतना ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन होगा। लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स है, मतलब इसका जो लेंथ है उस पर इन्वर्स में, अगर ज़्यादा लंबा होता है रॉड तो भाई एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन कम होता है। तो आपको यहाँ पर जो होगा एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट दिया है के, विच इज कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में बात किया है। तो आपको यह फॉर्मूला रटना पड़ेगा, Q इक्वल टू के ए टेम्परेचर डिफरेंस बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय दैट टी। हालांकि टेम्परेचर डिफरेंस T1 T2 का डिफरेंस डिवाइडेड बाय अगर लेंथ पूछा जाए तो इसको कहा जाता है टेम्परेचर ग्रेडियंट। अगर इस पर इंडिविजुअल सवाल आ जाए तो बहुत ही बढ़िया चीज़ होने वाली है। गॉट इट? तो ये फॉर्मूला आपको रटना पड़ेगा, इस पर सवाल कुछ अगर बनते हैं तो कर सकते हैं आप। उसके बाद अगर सवाल आ सकता है तो मैं के पर बात करूं, के जो होता है कैन बी इक्वल टू क्यू एक्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यहां पर ला लिया। टेम्परेचर का डिफरेंस मैं डेल्टा टी रख देता हूं और यहां पर टाइम ला दिया। तो के का अगर यूनिट के बारे में बात करें, के यूनिट पर देखो, ये है क्यू एनर्जी, ये जूल, और ये टाइम सेकेंड, ये है मीटर डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर, और टेम्परेचर जो होगा केल्विन। तो भाई इसका यूनिट जो होने वाला है, ये होने वाला है जूल पर मीटर सेकेंड और केल्विन, MSK लिख दो आप। जूल पर सेकेंड जो होता है वो वैट होता है, डिवाइडेड बाय MK लिख सकते हैं आप। जूल पर सेकेंड जो होता है वो वैट होता है, और वैट मीटर केल्विन। इस तरीके से ये यूनिट आप कर सकते हो। तो यूनिट को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा यहाँ पर जो दिया है। अभी देखो सवाल में क्या है, देखो जो Q दिया था तो इसको हम लोग थोड़ा मॉडिफाई कर देंगे, Q डिवाइडेड बाय T कर देंगे, एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। तो KA टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइड बाय एक्स आ गया। Q बाई टी को हम लोग H बोल सकते हैं, या फिर इसको DQ बाई dt कर दिया, रेट ऑफ चेंज। तो DQ बाई dt इक्वल टू H, ये डेल्टा टी ला लिया। और यहाँ पर x जो था, थोड़ा यही तो गड़बड़ हो जाती है, चलो ठीक है। x की जगह पर मैं मान लीजिए यहाँ पर L मान के चलता हूँ, x है L है सेम ही है, तो L बाई के ए कर दिया। तो L बाई के, तो इसको कंपेयर कर, अगर कंपेयर करें, इफ कंपेयर विथ ओहम्स लॉ के साथ में कंपेयर करें तो I इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस होता था, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। बस उसी तरीके से ये हीट करंट है, पोटेंशियल डिफरेंस की जगह पर टेम्परेचर डिफरेंस आ गया, और नीचे जो L बाई के ए रख दिया वो रेजिस्टेंस है। ये समझ लो, ये रेजिस्टेंस है, इसको थर्मल रेजिस्टेंस कहा जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस और L बाई के ए इज अ थर्मल रेजिस्टेंस। ये हूबहू आपको ओहम्स लॉ जो होता है, बस उसी पैरेलल बेसिस पर ये सारी चीज़ें यहाँ पर काम होती है। अगर आप 11th में इसको डिटेल में पढ़ते हो तो बहुत ही एंगेजिंग, एंटरटेनिंग और बहुत ही बढ़िया ये कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन अभी अगर आज इस माहौल में अगर काम करना है तो भाई आपको कुछ रट्टा करना पड़ेगा, और जो क्वेश्चन जिस तरीके से आते हैं PYQs में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस उसी टाइप को पैरेलली आपको करके देखना पड़ेगा। जैसे कि देखो, अब ये थोड़ा मैंने शॉर्ट में डालवा दिया। दो रॉड को जब मैं सीरीज में डालता हूँ, सीरीज कॉम्बिनेशन में जब मैं रखता हूँ, तो एक रॉड है, इसको टेम्परेचर T1 पे डाल दिया, यहाँ से हीट अंदर जा रही है, और एक स्टेडी स्टेट होता है। स्टेडी स्टेट मतलब अभी टेम्परेचर जो होगा, जो कोई डिफरेंस होगा मेंटेन होगा, और हीट जो है फ्लो होता है, तो लॉस कोई नहीं होता है। तो जितना हीट इधर से जा रहा है वो पूरा हीट इधर आ रहा है। तो यहाँ हीट जा रहा है, ये कंडक्टर अलग है, मटेरियल यहाँ पर अलग है, तो हीट को फ्लो होने के लिए टेम्परेचर डिफरेंस का होना ज़रूरी है। ये T1 पर होता है, ये T2 पर होता है, और बीच में जो टेम्परेचर होगा इसका सवाल पूछा जाता है कई बार। अभी देखो लेंथ और एरिया दोनों का सेम है, तो जैसे अगर बात करूं मैं, हीट यहाँ पर सेम है, दोनों साइड में हीट सेम है, तो H का फॉर्मूला देखो, अभी हमने किया था H का फॉर्मूला डेल्टा टी डिवाइडेड बाय L बाई के।
तो इसको L बाई के को ऊपर डलवा दो, यही तो हीट था, H था, तो के ए डेल्टा टी बाई एल, के ए डेल्टा टी बाई एल, तो देखो के ए डेल्टा टी बाई एल इक्वल टू के ए डेल्टा टी बाई एल, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो शॉर्ट में आपको K1 इन ब्रैकेट T1 माइनस टी इज इक्वल टू K2 इन ब्रैकेट T माइनस T2 टेम्परेचर डिफरेंस, ऐसे करना पड़ेगा। और अगर कहीं मान लीजिए ऐसा पूछ लिया कि इन दोनों रॉड की जगह पर मुझे सिंगल रॉड का इस्तेमाल करना हो, तो उसका इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगा, तो ट्वाइस K1 K2 बाई K1 प्लस K2, इसको भी लर्न करके रख लो। इस पर सवाल आज तक नीट में कई बार आ चुके हैं और जेई में 2 बार इस पर सवाल पूछ चुके हैं। तो PYQs अगर रिपीट होता है, मान के चलो PYQs अगर रिपीट होता है, तो भाई इस तरीके से रॉड के 2 सिमिलर काइंड के रॉड जो हो गए उसका कंडक्टिविटी होगा ट्वाइस K1 K2 बाई K1 प्लस K2, यही सवाल आता है। पैरेलल में अटैच करवा दिया जाए तो K1 प्लस K2 बाई 2 आता है, ठीक है, ये इफेक्टिव कंडक्टिविटी आता है अगर पैरेलल में कर दिया जाए तो। अभी यहां पर एक सवाल देखो क्या बन रहा है, 2 rods of same length, same material, given amount of heat in 12 seconds. When they are joined end to end, but when they are joined lengthwise parallel to each other, they will transfer same amount of heat in same time. तो अभी समझ लो, पहले बात किया यहां पर सीरीज पर बात करते हो। देखो क्या होता है, इट इज Q बाई टी इज के ए डेल्टा टी डिवाइडेड बता एल, ठीक है, इसका लेंथ भी सेम है, सेम मटेरियल, तो के भी सेम है। आर यू गेटिंग दिस वन? तो अभी इस सवाल को कैसे सॉल्व करें उसके लिए मैं आपको हिंट बता रहा हूं, वो समझ लो। मैं क्या करता हूं, Q बाई टी को यहाँ H करवा देता हूं और यहाँ डेल्टा टी करवा देता हूं और नीचे मैं ला देता हूं भाई बच्चों, यहाँ ला देता हूं, अच्छा इसको H की जगह पर मैं करता हूं Q बाई टी और डेल्टा टी इसको L बाई के ए करवा देता हूं, फिर चेंज करवाता हूं Q बाई टी इज इक्वल टू डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाई, इसको ला देता हूं मैं R। तो सीधे सीधे बात क्या दिख रही है, यहाँ पर इस फॉर्मूले को अगर मैं इक्वेट कराता हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम दिखने वाला है। मतलब अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है, रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो टाइम ज़्यादा लगने वाला है, ठीक है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन इस तरीके से ही अगर आता है तो मैं इसका शॉर्टकट अभी निकाल के देता हूँ। रेजिस्टेंस जो टाइम पर डिपेंड है, सीरीज में क्या होता है आर एस इक्वल टू R1 प्लस R2, क्योंकि दोनों सेम मटेरियल है तो R प्लस R दैट इज इक्वल टू 2R, ये रेजिस्टेंस आना चाहिए ठीक है। और इससे रिलेटेड जो टाइम सीरीज में था तो 12 सेकंड इसका लगने वाला है। अभी जब पैरेलल की बात होती है तो पैरेलल में होता है 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 या फिर R1 R2 बाई R1 प्लस R2 होता है ना, इसको सॉल्व करने के बाद में। तो R इंटू आर डिवाइड बाई R प्लस R, इसका भी शॉर्टकट एक्चुअली है लेकिन चलो ठीक है, RP इक्वल टू, इसको सॉल्व कर दो R बाई 2। तो इसका टाइम इन पैरेलल पूछा गया है, तो मैंने अभी आपको क्या बोला है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू टाइम, तो रेजिस्टेंस इज रिलेटेड टू टाइम, तो मैं बोलूँगा RP बाई RS इज इक्वल टू टेम्परेचर इन P पैरेलल डिवाइड बाई टेम्परेचर इन सीरीज। तो RP की जगह पर R बाई 2 डाल देता हूँ और RS की जगह पर 2R डाल देता हूँ इज इक्वल टू TP बाई TS, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ पर आ जाएगा 1/4, RR कैंसिल होने के बाद TP डिवाइडेड बाई TS, तो भाई TP इज इक्वल टू TS डिवाइडेड बाई 4, मतलब TS तो 12 सेकंड था डिवाइड बाई 4, तो 3 सेकंड यहाँ पर बन रहा है, तो 3 सेकंड यहाँ पर बन रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सीरीज और पैरेलल का यही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन कॉपी पेस्ट नंबर, आपको सिर्फ फोकस करना पड़ेगा। सीरीज में ट्वाइस R, पैरेलल में R बाई 2 और यहाँ पर आपको उसको इफेक्टिवली सॉल्व करना है। मतलब ये लास्ट वाली स्टेप्स जो है ना, यहाँ से लेकर जो स्टेप्स होने वाली है, यही स्टेप्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी काफ़ी हद तक, इस पर फोकस कर दो। यही सेम टाइप का क्वेश्चन अगर रिपीट होता है तो सिर्फ नंबर वैल्यू चेंज करा के ही रिपीट होने वाला है। उसके बाद में न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जो था, जैसे आप वाटर को हीट करते हो, एनर्जी सप्लाई करते हो, तो जब एनर्जी सप्लाई कर देते हो वाटर को तो एट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जाता है, उसके बाद में उसका कूलिंग करते हैं ये एक्सपेरिमेंट आपने कॉलेज में किया होगा। तो वैसे देखो यहाँ पर टाइम और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ टेम्परेचर। मान लीजिए आपने 65 डिग्री सेल्सियस पर इसको ला लिया,
तो जैसे आप अभी इसको कूल करना है, जैसे जैसे टाइम जाएगा आप इसका टेम्परेचर जो ड्रॉप होगा वो नोट डाउन करो। तो इसका ग्राफ बच्चों ऐसे आता है, और यहाँ से आगे अगर बात करें तो ये लाइन पूरा ऐसा सीधा जाएगा, क्योंकि ये है सराउंडिंग का टेम्परेचर, या फिर इसको हम लोग टी नॉट बोल देंगे। टी नॉट क्या है? ये सराउंडिंग का टेम्परेचर होता है। क्योंकि कोई भी अगर आप चीज़ को गर्म करते हो तो थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर ड्रॉप होने के बाद वो क्या करेगा, जो उसका एनवायरनमेंट है, उसका जो सराउंडिंग है, उसका जो टेम्परेचर होगा उस टेम्परेचर को ये मैच करने की कोशिश करता है लास्ट एट दी एंड। लेकिन अभी अगर देखो आप इसका स्लोप अगर देखो, स्लोप देखो, तो यहां पर देखो शुरुआत में ये फास्ट में टेम्परेचर ड्रॉप होता है, लेकिन बाद में इसका टेम्परेचर ड्रॉपिंग वाला सिचुएशन कम कम होता है। इसमें थोड़ी चीज समझो, देखो ये बहुत गहराई वाला चीज है, क्योंकि इस पर सवाल ज्यादा बनते हैं आजकल सीईटी में। स्लोप बहुत ज्यादा है, स्लोप कैसे समझेगा? तो मैं आपको बोलूं, एक ऐसी लाइन विजुअलाइज कर लो, यहां पर टेंजेंट निकालो, बहुत ज्यादा टेंजेंट है, इसी लाइन को आगे ला लो तो देखो क्या होगा, स्लोप घट गया। इसी लाइन को आगे ला लो, स्लोप और घट गया। मतलब आपको क्या दिख रहा है, पहले बहुत ज्यादा स्लोप था और फिर आगे आगे स्लोप कम कम हो रहा है। जैसे स्लोप कम हो रहा है मतलब रेट ऑफ कूलिंग कम हो रहा है। जैसे स्लोप कम हो रहा है मतलब रेट ऑफ कूलिंग कम हो रहा है, मतलब क्या होगा, ठंडा होने के लिए टाइम ज्यादा लगने वाला है। मतलब मान लीजिए आपने 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर को बॉईल कर दिया, अभी उसको रोक दिया, आप देखोगे पहले 5 मिनट में टेम्परेचर झट से कम होता है, लेकिन आगे के 5 मिनट में टेम्परेचर ड्रॉप होने के लिए टाइम ज़्यादा लगने वाला है। मतलब मान लीजिए 10 डिग्री सेल्सियस, पहला 10 डिग्री सेल्सियस बहुत फास्ट कम हुआ, फिर अगला 10 डिग्री सेल्सियस थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा, फिर अगले 10 डिग्री सेल्सियस कम होने के लिए और टाइम ज़्यादा लगेगा। जब आपको पता चलेगा कि यार अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर 30 है और इस वाटर का टेम्परेचर 35 है, तो 35 से 30 आने के लिए तो इसको कितना सारा टाइम लगता है। समझने वाली बात यह है पहले कम टाइम में ज़्यादा टेम्परेचर ड्रॉप होगा, लेकिन बाद में टेम्परेचर चेंज होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो कूलिंग का रेट जो स्लो हो जाता है, उसका कूलिंग का रेट स्लो हो जाता है। पहले बहुत फास्ट में कूलिंग होता है, लेकिन उसके बाद में उसका कूलिंग का रेट स्लो हो जाता है, मतलब उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है टेम्परेचर कम कराने के लिए। इसका एक फॉर्मूला है dt/dt। अभी ये थोड़ा होता है, मैं डी थीटा इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन ये आपके टेक्स्ट बुक से उठाया। तो dt फॉर टेम्परेचर डिफरेंस, और नीचे का dt है टाइम डिफरेंस, माइनस के बस वैसे ही लिखना है, इसमें ms होता है, नीचे डिवाइड बाय नहीं करना है, t माइनस टी नॉट। तो t इज अ एवरेज टेम्परेचर और t नॉट इज अ टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। जो मैंने बोला dt/dt रेट ऑफ कूलिंग है, इसका स्लोप जो होता है ये रेट ऑफ कूलिंग होता है। अभी समझो बात को ये दो टाइप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं यहाँ पर स्ट्रिक्टली इसीलिए आपको इंटेंशनली ला दिया क्वेश्चन, और इसको आप बिल्कुल भी अवॉइड ना करो, क्योंकि इस पर सवाल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इस पर सवाल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो क्या होता है, सवाल को जैसे दिया जाता है, कूल्स फ्रॉम 70 to 60 इन 5 मिनट, इस तरीके से दिया जाता है और फिर आगे भी बढ़ाया जाता है उसको। तो आपका फॉर्मूला तो एक ही है, dt/dt माइनस के t माइनस टी नॉट। तो देखो dt 70 माइनस 60 स्मॉल, ये टाइम डिफरेंस कितना है, 5 मिनट है, ये भी डाल दिया, माइनस के, देखो ये एवरेज बोला था मैंने, तो 70 + 60 दोनों नंबर नहीं इस्तेमाल होगा, 70 + 60/2 कर दिया, और ये सराउंडिंग का टेम्परेचर कर दिया। ये एक प्रोसेस होती है। दूसरी प्रोसेस होती है, दूसरा एग्जाम्पल होता है, इफ रेट ऑफ कूलिंग इज 5 कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस एट 40। इन्होंने कैलकुलेट करा के दे दिया है, मतलब जहाँ dt/dt स्मॉल dt था वहां पर डायरेक्ट इन्होंने 5 का इस्तेमाल किया है, माइनस के, और एट स्पेसिफिक बोला है तो 40 नंबर डाल दिए। दो चीजें होगी, आपको ऐसे नंबर्स दिए जाएंगे 70 से लेकर 60 तक 5 मिनट में, तो भाई आपको पूरा ऐसे करना पड़ेगा। इन्होंने बस स्पेसिफाइड बोला कि नहीं इतना कूलिंग रेट था इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, तो भाई सीधे सीधे नंबर डालना शुरू कर दो। इस पर सवाल देखते हैं। मेटल कूल एट द रेट ऑफ, तो देखो इन्होंने dt/d स्मॉल t को डायरेक्टली 4 कैलोरी 4 डिग्री सेल्सियस पर दिया है। चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं माइनस के t माइनस टी नॉट का इस्तेमाल करता हूँ। देखो क्या है, रेट ऑफ कूलिंग 4 इज इक्वल टू माइनस के व्हेन टेम्परेचर इज, तो डायरेक्ट उन्होंने बोला है 90 माइनस, ओके। सो सराउंडिंग पता नहीं मुझे, ये इक्वेशन 1 कर देता हूँ। फिर दूसरा क्या है, एंड रेट इज 1 कब,
व्हेन टेम्परेचर इज 30। ये हो गया सेकंड इक्वेशन। देखो क्या होगा, देखो क्या होगा, 4 इक्वल टू माइनस के टी माइनस टी नॉट, यह आ गया। मतलब इन्होंने स्पेसिफाइड बोला है 4 डिग्री सेल्सियस पर मिनट। अभी आप बोलोगे मिनट का कन्वर्शन कर दो, भाई यहाँ मत करो क्योंकि ये रेशो में सारी चीज़ें निकलने वाली है। तो पहला है 4 डिग्री सेल्सियस पर मिनट दे दिया मैंने माइनस के, कितने टेम्परेचर पर, 90 पर था। फिर 1 का रेट है कूलिंग का 30 पर। अभी इन दोनों का मैं रेशो करवा देता हूँ, 1 डिवाइडेड बाई 2 करवा देता हूँ। तो 4 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू माइनस के कट हो गया 90 माइनस टी नॉट डिवाइडेड बाय 30 माइनस टी नॉट आ गया। तो इधर क्या 120 माइनस 4 टी नॉट इज इक्वल टू 90 माइनस टी नॉट आ गया। 120 माइनस 90 इज इक्वल टू, तो ये 4 टी नॉट माइनस टी नॉट आ गया, ये हो गया भैया 3 टी नॉट और ये हो गया 30। सो टी नॉट इज इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस आना चाहिए। एक्सट्रीमली सॉरी। उसके बाद यस, फिर देखो क्या है, ये थोड़ा अभी सवाल, टेम्परेचर ऑफ लिक्विड ड्रॉप्स फ्रॉम इन 2 मिनट। ओके, देखो क्या करना है। सबसे पहले मैं 365 टू 361 इन 2 मिनट ऐसे लिख देता हूँ। फाइंड द टाइम ड्यूरिंग विच टेम्परेचर ऑफ लिक्विड ड्रॉप्स फ्रॉम 344 टू 342। इसका जो टाइम होगा ये पूछा गया है। टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग 293 केल्विन बताया गया है। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर दी गई है। अभी क्या करना है देखो, इसका इक्वेशन तैयार करते हैं। कैसे, डी टी बाय टाइम माइनस के, इन दोनों का एवरेज 365 प्लस 361 बाई 2, सॉरी, माइनस 293। ये कितना आ गया भाई, 4 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 2 माइनस के, और ये कितना आ गया 65 66 63 माइनस 293। तो 2 इज इक्वल टू माइनस के, दिखेगा ना, हाँ। तो 263 मतलब ये 70 आना चाहिए, सही है, 70 आना चाहिए। तो जहाँ के का इस्तेमाल होगा माइनस के की जगह पर आप 2/70 मतलब 1/35 रख सकते हो, ये कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल अगर करना है तो कर सकते हैं। फिर इसका सेकंड पर हम लोग लिखते हैं। इस पर क्या करना पड़ेगा देखो, 344 माइनस 342 dt वाला कॉन्सेप्ट देखो, फॉर्मूला है तो ये है डी कैपिटल डी बाई डी टी इक्वल टू माइनस के जो T1 प्लस T2 बाई 2 माइनस टी नॉट जो था। तो देखो ये टेम्परेचर दो है, इनका डिफरेंस डिवाइडेड बाय कितना टाइम पता नहीं, ऐसे पूछा गया। माइनस के की जगह पर 1/35, माइनस के की जगह पर 1/35। इन दोनों का एवरेज 344 प्लस 342 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 293 था। ये कितना हो गया भाई, ये हो गया 2 डिवाइडेड बाई टी 1/35 343 माइनस 293। ओके सॉरी, ये आ गया 70/t इज इक्वल टू, है ना, 35 यहाँ पर आ गया, और ये कितना आ गया भाई 50। सो t कैन बी इक्वल टू 70/50 7/5। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें मिनट में चल रही थी, तो t इज इक्वल टू 7/5 मिनट आ गया। तो t इज इक्वल टू 7/5, इनका आंसर सेकंड में है तो 60 सेकंड करवा देता हूँ। 84 सेकंड यहाँ पर आना चाहिए। 84 सेकंड। A hot body at temperature T is kept in a surrounding of temperature T0. It takes time T1 to cool from T1 T to T2.
T2 from T2 to T3 and T3 to T4. if T माइनस T1 T2 माइनस T3 T3, अच्छा इन्होंने टेम्परेचर का डिफरेंस सेम, जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना कूलिंग में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ऐसे अज्यूम करते हैं 80 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस, ऐसे मैं इमेजिन करता हूँ, एक सवाल देता हूँ मैं आपको, देखो मान लीजिए इसको लग रहा है 5 मिनट, तो 60 से लेकर कितना 40 डिग्री सेल्सियस जाने के लिए, देखो यहाँ पर कितना है 20 डिग्री सेल्सियस का फ़र्क है, या फिर मैं थोड़ा फ़र्क कम करवा देता हूँ, मैं बोलता हूँ कि 80 से मान लीजिए 70 जाने के लिए इसको लगा टाइम 5 मिनट, अज्यूम करके चलते हैं ना, और 70 से लेकर 60 जाने के लिए तो 5 मिनट नहीं लगने वाला है, मान लीजिए 15 मिनट लग गया, फिर 60 से लेकर 50 तक जाने के लिए मान लीजिए 20 मिनट्स लग गया। ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप समझो इन दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस 10 है, इन दोनों का डिफरेंस 10 है, इन दोनों का डिफरेंस 10 है, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस उतना ही मेंटेन किया है, लेकिन रेट ऑफ कूलिंग घटने की वजह से टेम्परेचर तो 10-10 से कम हो रहा है, लेकिन उसको टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो टाइम ज़्यादा लग रहा है तो सबसे लास्ट वाले का टाइम सबसे ज़्यादा होगा, मतलब T3 सबसे ज़्यादा होने वाला है, T3 इज द लार्जेस्ट देन T2 ग्रेटर देन T1, तो इसका आंसर यहाँ पर ये C होना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलो ये तो ख़त्म हो गया, यहाँ पर इसका PDF बनवा देता हूँ मैं आपको, एक्सपोर्ट PDF, चलो थैंक यू वेरी मच। और PYQ से रिलेटेड क्वेश्चंस अभी अपलोड करना शुरू हो गया, तो जैसे जैसे होगा डेली एक एक शिफ्ट का पेपर जो होगा वो डिस्कस करना शुरू हो जाएगा, तो वो थोड़ा सा गो थ्रू कर लो, उसमें से शायद आपने कई सारे पेपर कर भी लिए, तो जहाँ क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, डिफिकल्टी आ रहा है, तो उस पर जाकर आप डायरेक्टली क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि पूरा के पूरा पेपर आप अटेंड करो, पूरा के पूरा पेपर आप देखो, जहाँ डाउट आ रहा है, जिस क्वेश्चन में आपको लग रहा है, क्योंकि आपने PYQ कर लिया होगा सॉल्व, है ना, 1 महीने का गैप था तो कर लिया होगा काफ़ी बच्चों ने, तो जहाँ क्वेश्चन आ रहा है भाई इस नंबर का क्वेश्चन मुझे डिफिकल्ट जा रहा है, तो डायरेक्ट उस पर जंप करो और क्वेश्चन देख लो, या फिर जिसको लग रहा है कि नहीं पूरा एक बार रिवाइज कर लो, तो भाई क्वेश्चन देख लो, आप पॉज कर लो वीडियो को, सॉल्व करो, फिर अगला क्वेश्चन, फिर पॉज करो, फिर सॉल्व करो, ऐसे भी कर सकते हो। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच।